इंडिया में ऐसा मेनली क्यों है, जो ऐसे बाहर के कल्चर, बाहर की चीज़ें या शो ऑफ वाली चीज़ें वो ज़्यादा बिक जाती है कंपेरेटिवली जो ठीक चीज़ें हैं या चली आ रही हैं? देखो इंडिया में कूड़ा भी बिकता है, आप कूड़े की पोजीशनिंग अच्छी कर दोगे ना, कूड़ा भी बिक जाएगा। बेचना आना चाहिए आपको। As figurines go, it's not exactly adorable, it's not cuddly, not elegant, not even remotely polite looking, and yet it has the internet hooked. कौन सी ऐसी मार्केट है जिसमें बहुत पैसा है, मतलब मार्जिन बहुत ज़्यादा है, जिसमें तुम अच्छा कमा सकते हो? अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि उसकी डिमांड आप नहीं क्रिएट कर रहे हो, डिमांड एग्जिस्ट करती है और ये ऐसी डिमांड है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, तो आप मार्जिन हो या ना हो, आप भले 1% मार्जिन पे खेलोगे बट वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी आर्टिफिशियल सी अपनी चीज़ बना दी जिसकी डिमांड ही नहीं है, तो वो क्यों बिकेगा? सोचने वाली बात है ना। मुझे प्रोडक्ट बिजनेस उतने फैसिनेट नहीं करते जितने सर्विस बिजनेस करते हैं। प्रोडक्ट अच्छी चीज़ है, आई एम नॉट डिनाइंग फॉर द फैक्ट कि प्रोडक्ट से आप स्केल बहुत जल्दी करते हो, बहुत आगे तक कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट फिर उनके लिए अच्छा है जिनके डीप पॉकेट्स हैं, जो पैसा बर्न कर सकते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में अगर आपको टॉप 10 में आना है, 2 लाख पर मंथ इज मोर देन एनफ। 50,000 की सर्विस के आपके पास 17 क्लाइंट होने चाहिए, आप 8.5-9 लाख रुपए का रेवेन्यू करोगे। अगर इसी को कंटिन्यू आप कर लेते हो तो आप महीने का 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पे पहुंचोगे। पहली बात तो ये है ना कि 1 करोड़ तक पहुंचो तो सही, उसके बाद 10 की सोचो, 100 की सोचो, वो बात की बात है। आपने एक जर्नी स्टार्ट करी थी 100 डेज ऑफ 100 बिजनेस आइडियाज, राइट जो बहुत पॉपुलर गई थी उस टाइम पे। Right. तो उसमें से आपने 100 बिजनेस आइडिया डिस्कवर करे, उसमें से ऐसा कौन सा आइडिया था जो आपको इन जनरल बहुत पसंद आया कि हाँ यार ये तो कर सकते हैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू या प्रॉफिट बने? जो मैं कर रहा हूँ अभी एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि ये आइडिया मेरे को आया कैसे। उस टाइम पे 2023 की बात है ये, राइट। वी वर एक्सप्लोरिंग कि हमें कंटेंट करना तो है बट क्या करें। शार्क टैंक भी चल रहा है, बिजनेस बूम हो रहे हैं, सब स्टार्टअप चल रहा है ना। कुछ नहीं किया, मैंने कहा एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोरेशन में ये हुआ, वो 100 डेज ऑफ बिजनेस आइडियाज सिर्फ कंटेंट के लिए था ही नहीं, वो 100 डेज बिजनेस आइडियाज मेरे लिए था। आई वॉन्टेड टू डिस्कवर कि कौन कौन से बिजनेसेस हो सकते हैं, मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ, और अगर मैं सीख रहा हूँ तो फिर वो डाल देता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है। एटलीस्ट वो बिजनेस आइडिया मेरे पेज पे एज ए डिजिटल रिसोर्स पड़ा हुआ है, मैं कभी भूलूंगा नहीं उसको। आई कैन वेन एवर गो बैक और मैं चेक कर सकता हूँ। तो उसी में मेरे को ये ह्यूमन रिसोर्सेज का मिला, जो कि बहुत ही अनटच्ड इंडस्ट्री है इस टाइम पे। आप बताओ कि MSME 51% आपका GDP को देता है, हाँ ठीक है। इकोनॉमी में ऑलमोस्ट 30% कॉन्ट्रीब्यूट, 30 से ज़्यादा ही करता है MSME, जो एक छोटा दुकानदार है। आप जैसे फाउंडर्स हो, मेरे जैसे फाउंडर्स है ना। बड़ी कंपनीज नहीं करती, हम लोग करते हैं। और हमारी जैसी कंपनीज के अंदर जो HR है वो होता ही नहीं है। हाँ मेनली नहीं होता। वहाँ पे कैंडिडेट्स भी सफ़र करते हैं, वहाँ पे फाउंडर्स भी सफ़र करते हैं, है ना। मतलब अब आप एक स्किल्ड बंदे हो, यू आर वेरी वेरी स्किल्ड, यू हैव लिमिटेड फंड्स। आप मुझे बताओ आप किसको अपॉइंट करोगे? आप एक फ्रेशर को अपॉइंट करोगे या आप एक स्किल्ड पर्सन को अपॉइंट करोगे जो आपके साथ स्टे करेगा? सेकंड ऑप्शन, हाँ राइट। लेकिन उस बंदे के पर्सपेक्टिव से सोच करके देखो, जो स्किल्ड है वो तो एक्सपेक्टेशंस लेकर के आ रहा है ना। वो ज़्यादा पैसे में लेगा, वो ज़्यादा पैसा भी लेगा, आपको उसके नखरे भी सहने पड़ेंगे, उसको सारी चीज़ें चाहिए, कंप्लाइंस चाहिए, लीव्स चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, और आपको भी चाहिए। बट एज अ फाउंडर आप उसको संभालोगे या अपने बिजनेस को संभालोगे? ये टफ स्पॉट आ जाएगा वहाँ पर, टफ स्पॉट आ जाएगा। इसीलिए HRs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो लोग HRs को ज़्यादा अपॉइंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, लोगों को लगता है HR तो रंगोली बनाता है। हाँ HR कुछ नहीं करते, ये है माइंडसेट, ये माइंडसेट है ना। हाँ कॉर्पोरेट में है ये कॉर्पोरेट में ये माइंडसेट है। एम्प्लॉइज HR को ऐसे देखते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा, बॉस भी HR को ऐसे देखते हैं कि क्या कुछ नहीं करे, फोन चला रहा है, लिंक्डइन देख रहा है, दैट्स इट। बट अगर आप बैकएंड पे जाओगे ना, तो वो HR कंप्लाइंस मैनेज कर रहा है। जो भी आपकी टीम में लोग आ रहे हैं, उनका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है वो HR कर रहा है। जैसा भी बंदा आपकी टीम में आ रहा है, मान लीजिए आपकी टीम में एक डेवलपर आया है, वो डेवलपर लाने के लिए एक HR ने 50 प्रोफाइल्स देखी हैं पहले, उसमें से 17-18 प्रोफाइल्स को उसने शॉर्टलिस्ट किया है, उसमें से 7-8 लोगों ने उस HR को घोस्ट किया है। उसके बाद जा करके जो 1-2 लोग फाइनल हुए थे, उसमें से भी लोगों ने बैक ऑफ किया है। फिर वो डेवलपर आया जिससे आपका काम चल रहा है। तो
सरफेस लेवल पे एचआर का काम बिल्कुल नहीं दिखता। और अगर ये चीज़ एक फाउंडर को करनी पड़ जाए तो आप मुझे बताओ। बिल्कुल नहीं होता टाइम, नहीं होता। वो वो हो जाता है कि तुम्हें अपनी कंपनी भी चलानी है साइड साइड, उसको मेंटेन भी करना है। राइट, बहुत टफ सिचुएशन आ जाती है। बहुत टफ सिचुएशन आ जाती है। दैट्स द एक्चुअल अपॉर्चुनिटी एरिया जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं यार यहाँ पे अपन जा सकते हैं। देन दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ऑफ विद माय करंट बिजनेस which is HR for MSMEs, ओके, which is virtual HR for MSMEs you can say. So what we do is हमारे पास MSMEs का नेटवर्क है, हम ऑन पेरोल नहीं काम कर रहे हैं, बट उनको ऐसा फील हो रहा है कि दे हैव एन HR इनसाइड देयर हाउस, राइट। तो वो जो जर्नी की आप बात कर रहे हो ना कि 100 डेज बिजनेस आइडियाज़ की जो जर्नी थी, वो इसी थॉट से शुरू करी थी मैंने कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ओके, वरना आप मुझे बताओ कि आप भी कंटेंट डालते हो, हाँ, सैचुरेशन आता है कि यार अब क्या डालूं, अब हाँ, क्या वो डालूं, हमेशा अब क्या रहता है। डालूं। और 100 डेज के बाद मुझे भी आता है, अब तो मेरे को बहुत आता है। आप मेरी फीड जा करके देखोगे ना, आपको लगेगा कि एक हफ्ते में एक वीडियो डाल रहा है, रील एक हफ्ते में 1, 2, 3, ज़्यादा कुछ ब्रांड प्रमोशंस। उस टाइम पे मैं एवरी सिंगल डे डालता था, बिकॉज उस टाइम पे मैं ये देखता था कि यार मुझे वो बिजनेस आइडिया निकालना है जो मेरे को चाहिए अगले 10-15 सालों के लिए। सो वो थॉट वहाँ से आया था। सो आप अपने आप को एज अ रैट यूज़ कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट रैट, कि मैं अगर होता तो मैं क्या क्या करता और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें हो सकती थी। ऑफ कोर्स, मतलब इफ़ यू हैव दिस ऑप्शन टुडे इन वन लाइफ, यू कैन लिव फॉर 100 लाइव्स, व्हाई नॉट डू दैट। मैंने उन 100 रील्स में 100 जिंदगियाँ जी हैं ना एक तरीके से, कि अगर मैं मान लीजिए कोई AI ऐप बना रहा हूँ तो क्या होता, अगर मैं कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ तो क्या हो सकता था, अगर मैं कोई मान लो टेक वाला बिजनेस बना रहा हूँ या कोई टॉयज़ का बिजनेस बना रहा हूँ, क्लोथिंग का बना रहा हूँ, हेम्प बैग्स का बना रहा हूँ, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को 100 सिनेरियोज में डाल दिया। फिर मैंने देखा कि अब क्या हो सकता है इसमें। तो उससे एक चीज़ समझ में आ गई कि तुम्हारे पास पैसा कितना है, बैकग्राउंड क्या है, कितना ये स्केल हो सकता है। एंड यू वोंट बिलीव, मेरा जो अभी जो करंट बिजनेस है, इट स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ 5,000 रुपीज़। सीरियसली? 5,000 रुपीज़। एंड मेरा फर्स्ट मंथ का जो प्रॉफिट था दैट वाज 90%। और अभी भी जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज़ मोर देन 60%। हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम है। इसको थोड़ा डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब ये हुआ कैसे? मैं आपको बताता हूँ। हर बिजनेस में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप बताओ। किसी भी बिजनेस में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया, कि क्या करना है, कि क्या Idea. चीज़ बड़ी हो सकती है कि जिससे हमें मॉनेटरी बेनिफिट हो। राइट, कौन सी चीज़ बड़ी हो सकती है, पहले उसका मार्केट साइज देखोगे। हाँ, ठीक है, अगर मार्केट साइज आपको दिख जाएगा कि बड़ा है, फिर आपको बेचने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब 2 तरीके से आप बेचते हो, या तो आप पुश करते हो या तो पुल करते हो। हमारे केस में हमें बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ सेल आ जाती है। मैं जिस फाउंडर के साथ बैठता हूँ ना, वो फाउंडर मुझे बोलता है सार्थक वी नीड हायरिंग्स, वी नीड टैलेंट, वी नीड पीपल। तो सेल्स का मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है। नाउ कम्स द सॉफ्टवेयर कॉस्ट, नाउ कम्स द डिटेलिंग पार्ट। मेरे को किसी कैंडिडेट को कुछ बेचना नहीं है, मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना। ठीक है, आई हैव अ डेटा बेस ऑफ मोर देन 15,000 कैंडिडेट्स पैन इंडिया, इन टेक, इन एडिटिंग, मेटा एड्स, यू नेम अ प्रोफाइल आई हैव इट। मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ और सिर्फ एक जॉब पोस्ट डालता हूँ, आई गेट हंड्रेड्स ऑफ अप्लाईज एंड मैं रिक्वायरमेंट पूरी कर देता हूँ। मेरी कॉस्टिंग कहाँ लगी बताओ इसमें? ट्रू। मेरी कॉस्टिंग सिर्फ वो डेटाबेस बनाने में लगी थी। और वो डेटाबेस मैंने कैसे बनाया पता है? इंस्टाग्राम स्टोरीज से, naukri.com से, लिंक्डइन पोस्ट से, रेफरल से, कॉलेजेस से। हाँ, और रिक्रूटमेंट कॉस्ट होती है हर एक कंपनी की। अभी मैं आपको अगर रिक्रूटमेंट कॉस्ट बताऊंगा ना, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि एक हायरिंग कराने के लिए जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो कितना पैसा देते हैं। कितना? CTC का 5 to 8% फॉर वन हायरिंग। इससे स्पेसिफिकली आपको कैसे, मतलब आपको कैसे मॉनेटरी बेनिफिट होता है? क्योंकि आप यहाँ से लेके यहाँ दे रहे हो, कैंडिडेट तो आपको मनी नहीं देता है। ऑफ कोर्स वी वो डू तो नॉट नहीं, चार्ज फ्रॉम हाँ। एनी कैंडिडेट। वो बिजनेस देता होगा जिनको आप कैंडिडेट लोग दे हमें रहे हो। बिजनेस नहीं देता, कैंडिडेट डायरेक्टली उस कंपनी में रिक्रूट होता है जहाँ पे उस कैंडिडेट की नीड है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यू नीड 5 एडिटर्स एंड यू नीड रियली स्किल्ड एडिटर्स। ठीक है,
अब आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको एडिटर्स मिलेंगे? जो ऑनलाइन है, naukri.com, ये चीज़ें, या लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन, naukri.com एटसेट्रा, ठीक है। अब एज अ फाउंडर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं अगेन बैक करने के लिए। तो क्या आप पहले 50, 60, 70 प्रोफाइल स्क्रीन करोगे, या आप अपना काम करोगे, या फिर आप एक HR अपॉइंट करोगे? बेटर ऑप्शन HR अपॉइंट करूंगा। HR अपॉइंट करोगे, लेकिन अगर आपने HR अपॉइंट कर लिया, चलो आपकी तो 5 एडिटर्स की नीड है ना, उसके बाद का क्या काम उस HR का? हाँ, तो अपॉइंट क्यों करोगे, राइट? हाँ, एंड वो जो HR है, अगर उसी को नॉलेज नहीं है कि वो कोई भी ला सकता है, वो कोई भी लेके आ सकता है, अनस्किल्ड भी ला सकता है। उसको नहीं पता एडोबी कैसे यूज करते हैं, उसको नहीं पता Vue3 कैसे यूज कर सकते हैं। हमें पता है क्योंकि हम तो कंटेंट के बैकग्राउंड से ही आए ना। हमें एनालाइज करना पता है उस एडिटर को कि ये कितनी देर में एक वीडियो दे देगा, ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करेगा, ये कौन कौन से फॉन्ट यूज करेगा। तो वहाँ पे आप जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अभी ग्रोइंग फेज में है, बट यू कैन नॉट अफोर्ड योर टाइम फॉर हायरिंग, वहाँ पे हम टैलेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट? उसका एक अलग कॉस्टिंग है। देन वो टैलेंट जब आ गया तो ऐसा तो है नहीं कि आधार कार्ड दिया और आ गए जी। हाँ, आपको भी डॉक्यूमेंटेशन देनी है ताकि उसके और आपके बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे। बट क्या आपको पता है कि एग्जैक्टली कौन कौन से क्लॉजेस होने चाहिए? बैकग्राउंड चेक होता है शायद। बैकग्राउंड चेक तो अलग चीज़ हो गई। ऑफर लेटर में ऐसे 9 से 10 कौन से क्लॉजेस होने चाहिए जो होने ही चाहिए। अगर नहीं पता तो यू आर इन डेंजर एंड दैट एम्प्लॉय इज ऑल्सो इन डेंजर। ओके, आपको नहीं पता ना, इनिशियल जो जर्नी स्टार्ट करता है उसको नहीं पता होगा। नहीं पता होता ना, वी नो दैट बिकॉज वी आर ISO सर्टिफाइड। तो हम डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करने में बनाने में मदद करते हैं, फ्रॉम ऑफर लेटर, एम्प्लॉय एग्रीमेंट, ठीक है, पूरी चीज़ें। देन कम्स BGV। सॉरी क्या? देन कम्स BGV, वो क्या होता है? बैकग्राउंड चेक, बैकग्राउंड हाँ, वेरिफिकेशन। हाँ, कि अब आपने मुझे एज अ वर्चुअल HR अपॉइंट किया है, ठीक है, तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको पूरा बैकग्राउंड चेक करके दूंगा। दिया, नाउ योर कैंडिडेट इज वेरी मच श्योर कि ये आपका कैंडिडेट है। अब इसको करने के लिए जो कॉस्टिंग होती है वो 5 से 8% होती है कॉर्पोरेट्स में, कभी कभी 10 भी होती है। सॉरी फॉर कटिंग यू, बट आपने एक पॉइंट बोला था ना जो वो मेरे दिमाग में भी स्टक है कि जैसे एक HR है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मैं फाउंडर हूँ, राइट। मेरे पास टाइम नहीं है ये क्या कहते हैं लोगों को रिक्रूट करने का, बट मेरे को पता है कि मुझे कैसा बंदा चाहिए, किस लेवल का बंदा चाहिए, Right. ठीक है। तो मैं एक HR अपॉइंट नहीं कर सकता क्योंकि वो बंदे तो लेगा, बट फिर उसके बाद HR का क्या काम? तो वो सर्विसेज भी कि मतलब खाली एक HR या एक पर्सन उतने टाइम के लिए अपॉइंट हो रहा है जब तक का मेरी रिक्रूटमेंट है, उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद आप स्केल डाउन कर जाओगे ना हमारे से। ओके, आपके पास मेरी लायबिलिटी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वी आर नॉट ऑन पेरोल बेसिस। आपका 1 महीने में काम हो गया, काइंड ऑफ डन। ये काफी अच्छा ऑप्शन है। आप स्केल डाउन कर चुके हो, आपकी टीम क्रिएट हो गई है, और ऐसे करके वी हैव बिल्ड मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पीपल की टीम फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में आप खुद सोच करके देखो, वंस योर चैनल इज बिग, वंस योर कंटेंट इज वर्किंग, व्हाट इज द सेकंड स्टेप? उसको टू स्टार्ट अप अ बिजनेस। हाँ, क्योंकि कंटेंट आजकल के टाइम पे कितना ही चलेगा वाली, हाँ, एक सेकंड सोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ, बिजनेस आपका मेजर आपका ऑब्जेक्टिव है, और उस बिजनेस को करने के लिए यू नीड अ टीम। यस, राइट। अब आपको पता है जो कॉर्पोरेट से आ रहा है, जो गुड़गांव की कांच वाली बिल्डिंग से आ रहा है ना, उसको ये सेटअप समझ ही नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि वो स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाने के लिए ऑफिस जाता है। जो बंदा टैलेंटेड होता है वो यहाँ पे पता है कब काम करेगा, जब उसके माइंडसेट को हम समझेंगे। वो कोई समझता नहीं, वो हम समझते हैं। एंड दैट इज हाउ वी हेल्प मोर देन 50 कंटेंट क्रिएटर्स, जिसमें बड़े से बड़ा नाम है। अभी मैंने आपको पॉडकास्ट से पहले बताया था, एक बंदे की टीम से 25 लोगों की टीम हमने बनाई है विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ। बिकॉज वो स्केल कर रहे थे, उनके प्रोडक्ट्स थे, उनकी सर्विसेज थी, उनके पॉडकास्ट थे, उनका PR मैनेज होना था, राइट। और ये हर एक कंटेंट क्रिएटर जिसको विजन है कि हाँ मुझे कंटेंट क्रिएशन में आगे करना है, कुछ या उसको अपनी एक्सपेंड करना है, यू नीड टू हैव अ टीम। अब वो ऐसे आप रिक्रूट ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ भाई तू भी आ जा, तू ऐसे नहीं कर सकते आप, राइट। सो ये बहुत ग्रे एरिया था मेरे लिए कि हाँ इस पे कोई सोच ही नहीं रहा है, आसपास नहीं सोच रहा था, तब हमने इसको स्टार्टअप किया। इसका सबसे टफ पार्ट कौन सा है? क्योंकि आप इन सब चीज़ों में इतने लंबे टाइम से हो,
तो ऑफ कोर्स हर जॉब में, हर सिचुएशन में कोई ना कोई टफ पार्ट होता है। तो आपके लिए पर्सनली इस सब में कि आपको क्लाइंट से डील करना है, आपको एंटरप्रेन्योर से डील करना है, ऊपर से उनको लोग देने हैं, लोगों की छटनी भी करनी है, बिल्कुल, और ये सब अपनी टीम को मैनेज करना है और साथ ही साथ उनकी टीम बढ़ानी है, राइट। इन सब में सबसे टफ पार्ट आपके लिए कौन सा है? मैं टाइम ही नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज इज समथिंग जिसको आप जितना मर्जी डिजिटाइज कर लो वो नहीं होगा। आप इसमें कितने मर्जी AI इंटीग्रेशंस कर लो, नहीं होगा। अल्टीमेटली यू आर स्मार्टर देन AI एज ऑफ नाउ, हाँ, राइट। आपका मन करेगा या किसी कैंडिडेट का मन करेगा कि मैंने ऑफर ले लूँ, कहीं और नेगोशिएट कर लूँ, वो कर लेगा, राइट। और हुआ भी ऐसा, हमने कितने टैलेंटेड लोगों को खोया है जस्ट बिकॉज जो सामने वाले हमारे क्लाइंट थे उनके कंप्लायंसेस सही नहीं थे। कई बार मैं अपना चैलेंज आपको बताता हूँ, हम लोग एक प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए, जो एक सही प्रोफाइल है, उसको रिक्रूट करने के लिए वी इंटरव्यू मोर देन 20-25 पीपल। ये फाइनल राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। फाइनल राउंड जो है, उससे पहले के 2-3 राउंड्स और होते हैं, उससे पहले असेसमेंट अलग होता है, राइट। सो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर जो एक्चुअल टैलेंट है वो नहीं आता ना, तो फिर वो आपको दुख देता है कि आपका टाइम भी बर्बाद हुआ, आपका रिसोर्सेज बर्बाद हुआ, और ये चीज़ आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, एज ऑफ नाउ भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगेन आप कितनी ही चीज़ों को डिजिटाइज कर लोगे, कितनी चीज़ों के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे, अल्टीमेटली इट्स योर फ्री विल ना, आपको कहाँ काम करना है, कहाँ काम नहीं करना है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज कि आप एक प्रॉमिस करते हो अपने क्लाइंट को कि येस यू विल गेट दिस पर्सन ऑन बोर्ड, और वो नहीं आता, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एज एन HR। आई एम श्योर ये आपका पहला बिजनेस नहीं होगा। पहला तो नहीं है, ऑफ कोर्स पहला तो नहीं, पहला नहीं होगा, पहला क्योंकि एक बिजनेसमैन फर्स्ट बिजनेस कभी भी ऑलमोस्ट नहीं होता लोगों का सक्सेसफुल। वो 3-4-5 करने के बाद उनको इस चीज़ें अपनी मिस्टेक से सीखता है और फिर जाके वो होता है, राइट। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट बिजनेस? फर्स्ट बिजनेस मेरा क्लाउड किचन था। ओके, मतलब एकदम डिफरेंट था, हाँ। नीश डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट। हाँ। और ये क्लाउड किचन भी क्यों था, क्योंकि मैंने हॉस्पिटैलिटी पढ़ा है, ठीक है। आई वाज वर्किंग विद ITC, और उससे पहले मैंने IHM से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। फूड बहुत ज़्यादा मुझे फैशनेट करता भी था, आज भी करता है। हाँ। तो अपने यहीं पे जनकपुरी में हमने क्लाउड किचन स्टार्ट किया 2021 में। अगेन वो बहुत अच्छा चल रहा था, बट वहाँ पे मेरी इमेच्योरिटी ये थी कि उसको हम स्केल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पता ही नहीं था कि फूड बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, है ना, बहुत कम होता है। ये मैंने सुना बहुत लोगों से, मतलब जिनने क्या कहते हैं जो फूड बिजनेसेस में है, जिनके रेस्टोरेंट्स है, मैंने उनके मुंह से, जो ओनर थे उनके मुंह से सुना है। बट जो जिनको नहीं पता उनको लगता है कि भाई फूड बिजनेस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कि क्या है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, अपनी घर की जगह है, करो नहीं होता। आप मुश्किल से मुश्किल 15,000 भी कमा लोगे ना, बहुत बड़ी बात है। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, 15,000 बहुत मुश्किल है। आपने वो रील्स देखी होंगी ना कि एक ऑफिस का एक बंदा है, वो अपनी ऑफिस की बिल्डिंग दिखा रहा है, फिर एक सामने वाला मोमोज वाला ठेला दिखा रहा है, वो बोल रहा है भैया आप कितना कमाते हो, देखिए। हाँ, देखिए। फिर वो कैलकुलेशन क्या बताता है कि इसकी एक प्लेट है 100 रुपए की, हाँ, ठीक है। दिन में अगर 500 कस्टमर्स आ गए तो आप धंधा का हिसाब लगा लो। हाँ, ये होता है। बट वो रील्स के लिए अच्छा है, वो हुक के लिए अच्छा है, फैक्चुअल नहीं है वो, किसी एंगल से फैक्चुअल नहीं है, क्योंकि आपने उसमें ये नहीं दिखाया कि जो रॉ मटेरियल लगा है, वेस्टेज कितना हो रहा है उसमें, वो परसेंटेज आपने बात नहीं करी। उसमें आपने गैस में जो पैसा लग रहा है, चूल्हे पे जो पैसा लग रहा है, उसके बारे में बात नहीं करी। उसने जो हेल्पर रखा हुआ है उसके बारे में बात नहीं करी। आपने इसके बारे में बात नहीं करी कि वो जो हेल्पर है कल को वो चला गया तो आप कैसे करोगे मैनेज। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कल के दिन वो शॉप ही ना चली, क्योंकि लोकेशन का भी बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, लोकेशन का फर्क पड़ता है। उससे भी ऊपर साथ में जो पुलिस वाले हैं, बहुत सारी चीजें, MCD है, अगर वो आपका साथ ना हटा दे वगैरह, तो फिर आप क्या करोगे इस बिजनेस का, राइट। तो रील्स पे सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ये कार्ड खोल लो, ये कार्ड चलती हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज़ वेरी टफ टू मेक दैट पोजीशन, और वहाँ से प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉफिट बताऊँ किसमें है फूड में? किसमें? मैगी में, नूडल्स में। आपने यहाँ पे C4E मार्केट है जनकपुरी, हाँ, यहाँ पे आपने देखा होगा एक कौन सा क्या बोलते हैं उसको, रामेन बोलते हैं। रामेन का स्टॉल एक खुला हुआ था, अभी 2-3 साल पहले से स्टार्ट हुआ है वो।
उस रामेन का एक बोल वो देता है कम से कम 150 रुपये का, लेकिन उस 150 रुपये के अंदर 150 रुपये का जो बोल दे रहा है उसमें रामेन कितने की होगी? आई गेस 50-60। बट पता है वो 150 रुपये में क्यों बेच पा रहा है? क्यों? फैन, वो दिखाने के लिए कि रामेन बेच रहा हूँ मैं भाई। रामन और वहीं पे पास शो ऑफ। और वहीं पे पास में एक बंदा चाउमीन बेच रहा है। इंडिया में ऐसा मेनली क्यों है? जो ऐसे बाहर के कल्चर, बाहर की चीजें या शो ऑफ वाली चीजें वो ज्यादा बिक जाती है कंपेरेटिवली जो Right. ठीक चीजें हैं या चले आ रही हैं। राइट। देखो इंडिया में कूड़ा भी बिकता है। आप कूड़े की पोजीशनिंग अच्छी कर दोगे ना, कूड़ा भी बिक जाएगा। और बिकता है, हाँ बिकता है, एक्चुअल बिकता है कूड़ा। मतलब जो लोग फेंक देते हैं वो कूड़ा सही में बिकता है। पता नहीं कितना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, आप ऐड करोगे नहीं करोगे। लबूबू क्या था? हाँ क्या था लबूबू? गुड़िया सी थी ना वो, एक जिसकी शक्ल भी अच्छी नहीं थी। क्यों बिकी वो? ट्रेंड बन गया था वो, एक किसने बनाया? इन्फ्लुएंसर्स ने बनाया था। हमने बनाया भाई। लबूबू है, लबूबू है, लबूबू है, बन गया लबूबू। और उसका कुछ ऐसा यूज नहीं था ना, प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं और थी आज से 7-8 साल पहले फिजेट स्पिनर आया था। फिजिट्स मैंने खुद खर्चे किए उस पर बहुत। और उससे भी पहले स्लैम अटैक्स आते थे, स्लैम अटैक, क्रिकेट अटैक्स, वो जो क्रिकेट वाले कार्ड्स होते थे, 15-15 रुपए के 5 कार्ड्स होते थे वो। और उसमें गोल्ड कार्ड के चक्कर में बच्चे कितने 50 रुपए खर्च करते थे। तो इंडिया में कुछ भी बिकता है, बिकाऊ होना चाहिए, बस बेचना आना चाहिए। बेचना आना चाहिए आपको। फिर चाहे वो फूड हो, चाहे सर्विस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, इंडिया में आपको हर एक इसकी टारगेट ऑडियंस मिल जाएगी। कौन सी ऐसी मार्केट है इंडिया में जो, जैसे फूड मार्केट हो गई, इसमें लोगों को दिखता है बहुत पैसा पर है नहीं, जो करते हैं उनको पता है। बट कौन सी ऐसी मार्केट है जिसमें बहुत पैसा है, मतलब मार्जिन बहुत ज़्यादा है, जिसमें तुम अच्छा कमा सकते हो? आई गेस एक एग्जाम्पल में भी हो सकता है फार्मेसी, राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं होता, बट जितना मुझे पता है कि फार्मेसी में बहुत मार्जिन होता है। राइट। कि तुम अगर 100 की गोली ले रहे हो तो तुम उसको 200 तो ऐसे बेच सकते हो। बेच सकते हो, राइट, आराम से बेच सकते हो, क्योंकि नीड है ना। हाँ, मेडिसिनल एक नीड है। जब हम मैं जब स्टार्टअप कर रहा था ना, तो मैंने पता नहीं बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, मुझे याद नहीं आ रहा राइटर का नाम। उसमें एक चीज़ मेंशन थी कि अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि उसकी डिमांड आप नहीं क्रिएट कर रहे हो, डिमांड एग्जिस्ट करती है, और ये ऐसी डिमांड है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, तो आप मार्जिन्स हो या ना हो, आप भले 1% मार्जिन पे खेल लोगे, बट वो चल जाएगा। और अगर डिमांड आप क्रिएट कर रहे हो, यानी कि आर्टिफिशियल डिमांड बना रहे हो, तो वो एक पीक पे जाके ख़त्म हो जाएगा। ओके। लाइव एग्जांपल देता हूँ, इसी गली में बहुत सारे किराने स्टोर्स हैं, उनका परसेंटेज क्या है मार्जिन का? बहुत कम होगा, 1 रुपया, वो भी नहीं होगा। एक प्रोडक्ट पे 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, लेकिन वो कितने सदियों से चल रहे हैं। आपकी मम्मी भी या आपके पापा भी नीचे के दुकान से लेकर के आते होंगे आज भी सामान, ब्लिंकिट कम प्रेफर करते होंगे, मेरे घर पे भी करते हैं। और वो वही दुकान है जो 20 साल पहले चल रही थी, जो 20 साल पहले जिस बंदे ने 30 साल पहले शुरू करी थी, आज उसका पोता बैठता है उस दुकान पे। लेकिन वो चल रही है, और 20 साल पहले जो स्टार्टअप शुरू होगा पता नहीं आज का है। तो मार्जिन्स की बात ही नहीं है भाई, इट्स नॉट अबाउट मार्जिन, इट्स अबाउट कि आप सर्व क्या कर रहे हो। अगर आप रिन का साबुन भी बेच रहे हो, वो बिकेगा क्योंकि डिमांड है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी आर्टिफिशियल सी अपनी चीज़ बना दी जिसकी डिमांड ही नहीं है, तो वो क्यों बिकेगा? सोचने वाली बात है ना, यही बात है बस। तो ऐसी कौन सी, क्या कहते हैं, स्ट्रीम्स है जो जहाँ पर बहुत डिमांड है? पहली चीज़ आपकी फार्मास, मेडिकेशन, डिमांड हमेशा रहेगी, बीमारियां रहेंगी, लोगों को क्योर चाहिए। अब उसमें बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, आयुर्वेदा लेके आ सकते हो, केमिकल फ्री इसमें सारी चीज़ें आ गई। हाँ, वो डाइवर्सिटी आ जाती है, डाइवर्सिटी आ गई, मेडिकेशन, पर्सनल केयर, सब आ गया इसमें। हाँ, ठीक है। सेकंड वन में अगर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, मुझे सर्विस बिजनेसेस बहुत पसंद है। एज इन? मुझे प्रोडक्ट बिजनेस उतने फैसिनेट नहीं करते जितने सर्विस बिजनेस करते हैं। क्यों? क्योंकि सर्विस बिजनेस में आप करते क्या हो, आप अपने हिसाब से पेमेंट ले सकते हो, और आपकी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। मैं आपको बताता हूँ, आई एम इन HR, और ये बहुत अनयूजुअल सी बात है। लोग कहते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, मैं कहता हूँ सर्विस। मेरा HR का वर्क है, ठीक है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इस HR के वर्क को कितना अच्छा कर सकता हूँ, कितनी कम डिलीवरी में, मतलब कितने कम टाइम स्पेन में उस बंदे को मैं कैंडिडेट दे सकता हूँ, कितना अच्छा कैंडिडेट दे सकता हूँ। ये किस पे डिपेंड करता है? आप पे, मेरे पे डिपेंड करता है। और मेरा ज़रूरी तो नहीं है ना कि मुझे 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है भाई। हाँ,
मैं तो जहाँ से आता हूँ कि आई वॉज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर एक टाइम पे 2017-18 में 17,000 की जॉब पे। अगर आज मैं 5 लाख महीने का भी कर रहा हूँ तो भाई मैं कितने हाँ, बहुत गुना ऊपर। के हाँ, उसमें आया हूँ। हाँ, तो मेरे लिए 1,000 करोड़ की जर्नी कोई मायने नहीं रखती अगर मेरे घर पे रोज 5 लाख आ रहे हैं। हाँ, है ना। अब उस 5 लाख को मैं 10 लाख भी बना सकता हूँ, मैं 5 लाख को 20 लाख भी बना सकता हूँ। कैसे? अपनी सर्विस को अपने कंट्रोल में रख के, Improve जो कि मैं करके। कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है। प्रोडक्ट में सबसे बड़ी चैलेंज मुझे पता क्या लगता है कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट कॉपी बहुत जल्दी होते हैं। मैं अपने केस में बताता हूँ, नौकरी आया, Naukri.com तो आज से नहीं चल रहा है, 1995 से चल रहा है। मार्केट उसी की सबसे ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए, वर्क इंडिया भी आ गया, जॉब है भी आ जॉब गया। में भी कंपटीटर्स भी आ गए। ठीक है। लिंक्डइन तो है ही। हाँ, ठीक है। इंडीड है, फाउंडेड है, और आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे ना। तो हम जैसों के लिए तो ये बल्कि प्लस पॉइंट है कि आपके पास इतने सारे पोर्टल्स हैं और सब मेरे को बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि सर मेरा इतने का सब्सक्रिप्शन है, मेरे इतने का, मेरे इतने का, मेरे इतने का। हमारा बहुत स्टैंडर्ड है भाई, 5 से 8% ऑफ CTC, खत्म कहानी। अब आप 10 लाख का बंदा हायर कर रहे हो, 80,000 दो मुझे बस। हाँ, मतलब सर्विस वाली इंडस्ट्री में ये है कि तुम अपने पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो या अपने सर्विसेज पे इम्प्रूव करोगे तो तुम्हारा पे आउट बढ़ जाएगा। आपका पे आउट बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट पे वहाँ पर लिमिटेशन आ जाएगी। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट अच्छी चीज़ है, आई एम नॉट डिनाइंग फॉर द फैक्ट कि प्रोडक्ट से आप स्केल बहुत जल्दी करते हो, बहुत आगे तक कर सकते हो एज कम्पेयर टू सर्विस। लेकिन प्रोडक्ट फिर उनके लिए अच्छा है जिनके डीप पॉकेट्स हैं, जो पैसा बर्न कर सकते हैं। मतलब आपने देखा भी होगा कि बोलते हैं लोग मैंने 5 करोड़ कमाया, कोई इससे ये नहीं पूछता तूने लगाया कितना था। अब लगा के 50 करोड़ अगर 5 करोड़ कमाया तो भाई, ये मैंने कहीं स्टैट्स पढ़ा था, आपने बताया ना कि अगर मैं एक महीने का 5 लाख भी कमा लेता हूँ तो वेल एंड गुड, जो कि काफ़ी अच्छा है। बट ये मैंने स्टैट्स पढ़ा था कि इंडिया जैसी कंट्री में अगर आपको टॉप 10 में आना है, टॉप 10% में आना है पूरे इंडिया में, 2 लाख पर मंथ इज मोर देन इनफ। इट्स मोर देन इनफ, एक्चुअली इट्स मोर देन इनफ। आप टॉप 10 में हो इंडिया के। उससे बड़ी चीज़ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। पैसा एक ऐसी चीज़ है ना कि आपने ये खोल लिया तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक मेरी ना रील बहुत वायरल हुई है पीछे, मैंने कैलकुलेशन दी थी, शायद आपने देखी भी होगी। 50,000 का 17 क्लाइंट्स, हाँ, 1 करोड़। 1 करोड़। मैं इसी मैथ्स को फॉलो कर रहा हूँ, पता है आपको। लोगों ने उसमें मुझे गालियाँ भी दी हैं बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरा फॉर्मूला है भाई। अब उस 1 करोड़ के टर्नओवर पे मैं कितना ऑपरेशन लगाऊंगा, कितना टीम को दूंगा, कितना इंफ्रा पे लगाऊंगा, कितना घर लेके जाऊंगा, वो मेरे पे डिपेंड करता है। मेरे पे डिपेंड करता है ना। बट 50,000 के 17 क्लाइंट्स, अब आप मुझे बताओ इंडियन MSMEs में क्या 50,000 लोग पे नहीं करते सर्विसेज में? करते हैं, उससे ज़्यादा ही करते हैं ना। अगर आपके पास 5 लोगों की टीम हो, क्या आप 17 क्लाइंट्स मैनेज नहीं कर सकते? बस कर सकते हैं। कर सकते हो, तो करते क्यों नहीं हो? हाँ, फैक्चुअल बात है। ना ही मैंने बोला कि एक क्लाइंट से आपको 2 लाख रुपए लेने हैं, ना ही मैं कोई बोल रहा हूँ कि 1,000 या 2,000 या 3,000 कस्टमर्स को आपको बेचना है, या 10,000 कस्टमर्स को या 1 करोड़ कस्टमर्स को 1 रुपये की टॉफ़ी बेचनी है, जो अजीब सी बात हो जाती है। रील्स पे ये भी चलता है। भाई मैंने तो बहुत प्रैक्टिकल बात करी है। 50,000 की सर्विस के आपके पास 17 क्लाइंट होने चाहिए, आप 8.5-9 लाख रुपए का रेवेन्यू करोगे। अगर इसी को कंटिन्यू आप कर लेते हो तो आप महीने का 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पे पहुंचोगे। पहली बात तो ये है ना कि 1 करोड़ तक पहुंचो तो सही, उसके बाद 10 की सोचो, 100 की सोचो, वो बात की बात है। बट इसमें टफ पार्ट ये नहीं होगा कि उन 17 लोगों को मैनेज करना, क्योंकि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि मैंने भी 2-3 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में काम किया है। राइट। तो मुझे लगता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर आज के डेट में किसी को खोलना बेस्ट ऑप्शन है, एब्सोल्युटली। कंटेंट क्रिएटर भरे पड़े हैं, लोगों को एडिटिंग चाहिए और कंटेंट उन्हें डालना है, उसके लिए वो पैसा देंगे। एब्सोल्युटली ठीक है, उसमें कोई डिनाई नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेस्ट ऑप्शन है आजकल के टाइम पे। राइट। या एडिटर बनना। राइट। बट कंटेंट ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वहाँ मेरे हिसाब से मात खाती है या डूबना स्टार्ट होती है या फिर गलत हालत में आना स्टार्ट होती है जब वो एक्सेसिव क्लाइंट लेना स्टार्ट कर देती है। एब्सोल्युटली। क्योंकि लोग तुम्हारे पास 5-6 हैं, तुम क्लाइंट पे क्लाइंट लेते जा रहे हो, तुम्हारे बैकलैश पहले से पड़ा है। पहले के क्लाइंट्स का तुम्हारा वर्क नहीं निकला है, वो पहले से डंडा करके बैठे हैं, तुम और क्लाइंट्स ले रहे हो, तुमको लगता है कि और क्लाइंट्स आएंगे तो हम और अपना क्या कहते हैं लोग बढ़ा लेंगे और जल्दी हो जाएगा। बट वो वैसे वर्क नहीं करता है शायद। बिल्कुल वैसे वर्क नहीं करता है। यहीं पे आपको पहले तो फेजेस बनाने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे पास भी डिमांड्स इतनी आ रही हैं कि आप भी हमारा लीजिए, मतलब आप हमारी हायरिंग कीजिए, आप हमारी हायरिंग कीजिए। मैं एजेंसी मॉडल है हमारा भी।
मार्केटिंग का भी एजेंसी मॉडल है, ठीक है। इसमें फेजेस आते हैं। फेज़ 1 में मेरे को बस इतना ही करना है। अब एज अ फाउंडर अगर आपके दिमाग में लालच है तो आप हमेशा लेकर के आओगे क्लाइंट्स, लेकर के आओगे। मैंने क्या बोला, मेरे को चाहिए नहीं 1000 करोड़, मेरे को 1 करोड़ भी नहीं चाहिए। मेरे को इतना चाहिए कि मैं अपनी टीम को खुश रख सकता हूँ और एट द सेम टाइम 24 घंटे दिन में होते हैं अपने जितने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनका काम दे सकता हूँ। आई एम मोर देन हैप्पी ना। मैं क्यों 1000 करोड़ के पीछे भागूं, या मैं क्यों 1 करोड़ के पीछे भी भागूं। 1 करोड़ हो जाएगा। अब 1 करोड़ करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे 8 लाख 9 लाख रुपए महीने का चाहिए। 8 लाख 9 लाख महीने के करने के लिए मुझे 17 क्लाइंट्स चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं। 17 क्लाइंट्स का अगर मैं अब आज की करंट डेट में मेरे पास 12 से 15 क्लाइंट है, अगर मैं उनको ही ढंग से सर्व कर दूं तो पे आउट बढ़ जाएगा। बस खत्म। मुझे और क्लाइंट्स लेके क्यों आने हैं। आप जब सर्विस इंडस्ट्री में हो, एक आपका एक प्रोडक्ट है, फिर आपका दूसरा सर्विस है, फिर तीसरा सर्विस है, तो आप अपसेल भी तो करते हो। 17 लोगों से आप अपसेलिंग भी तो कर सकते हो ना। वो कोई सोचता ही नहीं है। नए क्लाइंट्स हमेशा लेके आने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप तब लेकर के आओ जब आपको लग रहा है कि हाँ ये जो 10-15 क्लाइंट है ना, ये इतना अच्छे से ऑटोमेट हो गए कि अगर मैं आज 1 हफ्ते के लिए कहीं पे भी चले जाऊँ, मुंबई चले जाऊँ, गोवा चले जाऊँ, इनका काम रुकेगा नहीं। अब मुझे दोबारा से पेन लेना है, मैं चाहता हूँ मेरी रातों की नींद खराब हो जाए, तब आप लो दूसरा क्लाइंट, फिर वो सर्व भी होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ये मेरी आइडियोलॉजी है। आई एम नॉट श्योर कि बाकी लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, बट आई थिंक मैं ऐसे सोचता हूँ और इसी वजह से हम कर भी पा रहे हैं। हमारा कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं है, बट जितना भी है आवर टीम इज़ हैप्पी, आई एम हैप्पी, घर वाले खुश हैं, क्लाइंट्स खुश हैं। जब सब खुश है तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम होने वाली भाई। सो आप जब क्या कहते हैं बिजनेस की स्टार्टिंग में थे एज अ फाउंडर, एज अ CEO, तो उस टाइम पे आपकी सबसे ज़्यादा वरीज क्या थी? मतलब 36 चीज़ें चल रही होंगी दिमाग में, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम पे? और अभी जब आप अपनी पूरी टीम को, पूरी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उस टाइम पे बस ये देख रहा था कि मेरा करियर कहाँ जाएगा। हाँ, क्योंकि आई लेफ्ट माई 16 LPA जॉब, ओके, ठीक है। अब ये सोचता हूँ कि जो टीम है उनको कैसे ग्रो कराऊँ। वरीज चेंज हो जाती है। पहले आप अपने बारे में सोचते हो, बट द मोमेंट यू ऑनबोर्ड वन पर्सन, यू थिंक अबाउट हिम फर्स्ट, कि यार इसको लेके तो आ गया हूँ, ये रहेगा तो मेरा काम भी चलेगा, लेकिन मुझे कुछ भी करके मैं अपना पैसा घर लेके जाऊँ ना जाऊँ, इसको देना है, इसका पैसा मेरे को निकालना है पहले। आपकी भी टीम शायद 1 बंदे की है, 2 बंदे की है, तो आप एज अ फाउंडर यही सोचोगे पहले, और ये सोचना भी चाहिए। हाँ, तो खैर मैं वरीज नहीं बोलूँगा, मैं कंसर्न बोलूँगा। इस चीज़ को वर्ड्स में डिफरेंस कर देते हैं। वरी थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, कंसर्न थोड़ा ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है। कंसर्न मेरा ये था पहले जब मैं स्टार्ट आउट कर रहा था कि मेरा करियर कहाँ जाएगा। ऑल्दो आई वॉज अ वेरी रेबेलियस किड, मैं हमेशा उल्टा ही चला हूँ अपने करियर में। मम्मी ने बोला कि इंजीनियरिंग कर लो, कुछ भी कर लूँगा, बीटेक नहीं करूँगा। HM में कुछ चला गया, हाँ, ठीक है। फिर HM में मज़ा नहीं आया, मैंने कहा कुछ भी करूँगा, HM की जॉब नहीं करूँगा। फिर वो इंडस्ट्री छोड़ दी, ठीक है। तो आई हैव बीन इनटू एक्सप्लोरेशन एंड ऑल, राइट। बट उस टाइम पे सिर्फ एक ही कंसर्न था कि ये वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। अब ये कंसर्न रहता है कि जो लोग हैं इनका ज़िंदगी में क्या मतलब ग्रोथ हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि कल को ये बंदा आकर के मुझे बोले कि सर आई एम गेटिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कॉम्पनसेशन तो मेरे से बढ़ा के कोई भी दे देगा। मैं इसको क्या ऐसा दे रहा हूँ, और मैं अपनी टीम को बहुत कुछ देता हूँ जो शायद बाकी कंपनीज में नहीं होता। लाइक आपने कभी किसी कंपनी में देखा है कि 3 से 4 के बीच में आपके फाउंडर ने बोल दिया कि जाओ जाके जिम करो? नहीं, मैं जहाँ गया हूँ वहाँ तो कभी नहीं हुआ ऐसा। हम करते हैं, मैं खुद करता हूँ। ये 3 से 4 हर बंदे को नींद आती है लंच करने के बाद, वो सिर्फ टेबल पे बैठा हुआ है मजबूर, हाँ, कुछ कर नहीं और रहा। फाउंडर भी कुछ नहीं कर रहा 3 से 4, तो इट्स बेटर ना 3 से 4 ब्रेक दे दो। वो 3 से 4 के ब्रेक में या 3 से 4:30 के ब्रेक में, जो वो आधे पौने घंटे का जो ब्रेक है ना, उसमें अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी हो जाए, आप सोच कर देखो ना 4 से 6 बजे कितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये मैंने खुद नोटिस किया है। आप जब सुबह खेल के आते हो उसके बाद आप एक्टिव रहते हो ना। रहते हैं, हाँ। एज अ किड मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लास्ट आपने क्रिकेट ढंग से कब खेला? याद भी नहीं है मुझे। आपको याद नहीं है, क्यों? क्योंकि लाइफ के एसल बैसल में रह गए आप। आपने क्रिकेट नहीं खेला, आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, आपने केयर फ्री होकर के कभी कुछ नहीं किया जो कि आप स्टूडेंट लाइफ में करते थे। हाँ,
वो अगर आधा पौना घंटा मैंने अपनी टीम को दे दिया जिसमें उनको टेंशन ही नहीं है कि मैं वो करना क्या, मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, कुछ खेलते हैं हमारे ऑफिस में लोग, एंड उसके बाद जो चीज़ें होती हैं ना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। फिर बंदा 6, 6:30, 7 आपको बोलने की नीड नहीं है कि यार रुक के काम कर दे, बंदा अपने आप कर लेगा। उसको पता है कि मुझे करना है, अब मुझे बेस्ट करके देना है। लेकिन ये कोई अफोर्ड नहीं करता। मतलब अनफॉर्चुनेट बात है ये हमारे वर्क कल्चर की कि वी एक्सप्लॉइट आवर एम्प्लॉयज, दैट शुडंट बी द केस। आपने वो देखे होंगे ना, कंपैरिजन चलते हैं, गूगल में क्रिकेट ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, जिम है, ये है, वो है, हाँ। बंदा जाके वहाँ पे सो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिटेन करने के लिए सिस्टम दे दिया, इन्वायरमेंट दे दिया अपने एम्प्लॉयज़ को कि यार तुम पैसा कमाने के लिए इट्स ओके, बट इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में यही तो होता है। बस वो थोड़े से बड़े लेवल पे कर रहे हैं, हम उसको छोटे लेवल पे कर रहे हैं। आइडिया सेम है कि यार अपना बंदा जो है ना वो इतना रिलैक्स्ड होना चाहिए, वो इतना खुश होना चाहिए कि उसको कोई बोले ना कि यार मैं तेरे को ₹1,00,000 भी दे रहा हूँ, तो वो बोले कि नहीं, ₹1,00,000 मैं 50,000 फ्रीलांसिंग से अलग कमा लूँगा, बट मुझे ये इन्वायरमेंट कहीं और नहीं मिलेगा। बट ये वैसा नहीं होगा टू गुड टू बी ट्रू वाला? मतलब आप अगर इतने अच्छे क्या कहते हैं बॉस हैं या इतनी अच्छे से अपनी टीम को मैनेज करते हैं, तो आप अपने टीम के साथ ऐसे हार्ड कन्वर्सेशन कैसे करते हैं? कर लेते हैं वो भी। जहाँ पे ये होता है ना, वहाँ पे ये भी कि भाई सारे मज़े हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पॉइंट्स हमने कुछ लगाए हुए हैं अपनी टीम में, ठीक है, कि कुछ क्रेडिट पॉइंट्स हैं। वो क्रेडिट पॉइंट्स अगर किसी ने अचीव, तो मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। हर कंपनी में आपको कितने महीने की सैलरी मिलती है? डिपेंड करता है। इनिशियल मान लो 20,000 मान लेते हैं। नहीं, दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ। एक साल में 12 महीने होते हैं। हाँ, 12 महीनों में कितने महीने की सैलरी मिलेगी आपको? 12। हम 13 महीने की देते हैं। अच्छा, बोनस टाइप्स। लेकिन वो बोनस आपको मिलेगा तब जब आप वो क्रेडिट पॉइंट्स कंप्लीट करोगे, जो कि बहुत बेसिक है, ओके। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लाइक क्या होंगे? मैं आपको बताता हूँ। एक एडिटर है, ठीक है, उस एडिटर का काम ये है कि उसको 2 रील देनी है। एक रील बनाने में कितना टाइम लगता है? एक बेसिक रील बनाने बेसिक रील बनाने में 2 घंटे मैक्स टू मैक्स। 2 घंटे। प्रोडक्टिव आवर्स एक एम्प्लॉय कितना दे सकता है? 4 घंटे, 4 घंटे। 4 साढ़े 4 घंटे। अगर मैं एक दिन में उसको बोल रहा हूँ कि तेरे को 4 पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, एक रील बनाने के 2 पॉइंट, कर लेगा। कर लेगा। बेसिक है। बट अब उसको पता है कि हाँ मैंने जो काम किया ना वो ट्रैक हो रहा है। एट द एंड ऑफ द 6th मंथ ऑफ हिज जॉब उसको वो बोनस मिलेगा। और जिसने वो नहीं किया ना, दैट मीन्स उसने काम ही नहीं किया है। जिसने वो पॉइंट्स कंप्लीट ही नहीं करे हैं जो बेसिक है, तो उसने काम ही नहीं किया ना, राइट? तो हमारे कोई जो, आप इसको इंसेंटिव कह सकते हो, आप इसको बोनस कह सकते हो, इसको टारगेट भी बोल सकते हो। लेकिन ये जो टारगेट है ना, ये टारगेट अनअचीवेबल नहीं है कि बंदा बैठा है रात भर काम कर रहा है, काम नहीं, 2 तो करना ही था ना। हाँ, उस 2 में ही मैंने तुम्हें इंसेंटिवाइज कर दिया, खत्म कहानी। अब मुझे बस उस 2 की अकाउंटेबिलिटी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं HR की बात करता हूँ, तो मुझे बस उन 2 क्लाइंट्स की अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि इनका बंदा सॉर्ट हुआ नहीं हुआ, हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ करते रहो, दिस इज योर वर्क। फिर मैं ये नहीं पूछूंगा 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद ये कब हो रहा है, ये वर्क हो जाना चाहिए। ये वर्क हो जाएगा, पॉइंट्स आ जाएंगे, बोनस आ जाएगा, सिंपल। और अगर ये ही नहीं हुआ तो हुआ क्या है, समझ रहे हो? मतलब अगर काम ही नहीं हुआ, बेसिक काम नहीं हुआ, तो काम हुआ कहाँ है? कहाँ लग गया टाइम इतना वाली बात। क्या कर रहे थे फिर आप वहाँ पे? मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मैं सिंपल बात करता हूँ पॉइंट्स पे, कि बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर ये अचीव हो चुके हैं तो कोई कुछ आपको बोल ही नहीं रहा है। अगर ये बेसिक पॉइंट्स अचीव नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं, राइट? फिर जब जवाब सामने से आता है ना आपको कि यार इस क्लाइंट से बात कर रहा था, यहाँ पे बात कर रहा था, जेन्युइन अगर समझ में आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो भी समझ नहीं आता, देन वी हैव टू टेक अ हार्ड कॉल। और लिए भी हैं ऐसे कुछ लोग आए हैं जो हमारे अडेप्ट नहीं कर पाए सिस्टम को, क्योंकि अगेन टू गुड टू बी ट्रू वाली बात चल रही है यहाँ पे। उनको हैबिट थी कि डंडा पीछे से पड़ रहा है, उनको हैबिट क्या थी, आएंगे पहले 9:30 10 बजे आराम से, फिर 15 मिनट कॉफ़ी लगाएंगे, ठीक है, 10:15 हुए, 10:15 से 11 बजे तक लैपटॉप खुला है, ठीक है,
चिट चैट चल रही है, ठीक है। 11 बजने के बाद 11:15 ब्रेक, 11:15 आए, 15 मिनट का ब्रेक हुआ, 11:30 आए, 11:30 से 1 बजे तक पता नहीं क्या चल रहा है, काम चल रहा है, टाइपिंग चल रही है, कुछ तो चल रहा है। 1 से 1:45 तक लंच, हाँ लंच के 3 बजे के बाद फिर से ब्रेक, हाँ टी ब्रेक, ठीक है। उसके बाद वॉशरूम थोड़ा बहुत, बज गए भाई 5:30, चलो भाई अब घड़ी देख रहे हो। घर जाने का टाइम हो गया। तो ये कहाँ पे होता है? आप गुड़गांव जाओ, ये वहाँ पे होता है। ये स्टार्टअप कल्चर में नहीं होता और हो ही नहीं सकता। वहाँ तो हसल के लिए आते हैं लोग, स्टार्टअप कल्चर में ये हो ही नहीं सकता। अब हमने क्या करा, हमने ये नहीं बोला ना कि 9 to 6 है ही नहीं भाई। 9 to 6 पॉइंट्स है जो है। अब तुम ये भाई 9 बजे आओ, 12 बजे करके निकल जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अच्छा, मतलब तुम अपना एक दिन का जो टास्क है वो करके जितनी जल्दी निकल जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं क्या दिक्कत है भाई? मेरा बिजली का बिल बच रहा है यार, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? अगर भाई मेरा काम 4 बजे तक निपट रहा है, हाँ ठीक है, टीम मेरी 3 बजे तक काम कर रही है, घर जाना चाहती है, तो उससे बेस्ट क्या है आप बताओ? एज अ फाउंडर मेरे लिए बेस्ट क्या है? बट ये वर्क कल्चर में अफेक्ट नहीं करेगा? कौन से वर्क कल्चर में इफेक्ट करेगा आप बताओ? मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि हो जाए तो वेल एंड गुड है, होता नहीं है। हाँ होता नहीं है हाँ क्योंकि काम है। हाँ बट अगर हो जाए तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? इफ़ यू आर सुपर टैलेंटेड, बात सही है। इफ़ यू आर सुपर टैलेंटेड, आप 8 घंटे का प्रोडक्टिव काम 4 घंटे में कर सकते हो भाई, डू इट एंड लिव योर लाइफ ना। सिंपल है। अब वो बात अलग है कि भाई नहीं हो पाएगा, या तो आप अपना टैलेंट इतना बढ़ा लो, या तो एआई को डिप्लॉय कर लो, और नहीं हो रहा तो ये जो 8 घंटे उसको सिस्टमेटिकली यूज कर लो। लेट्स डिसाइड, पता कर लेते हैं, मान लेते हैं कि नहीं हो सकता। अब आप 8 घंटे आराम से काम करो, 8 घंटे में 2 रील बनानी है, खत्म कहानी यार। फिर घड़ी भी नहीं देखनी है ना। टॉपिक क्या था हमारा, मैं भूल गया। आपने क्या पूछा था आपने कि चैलेंजेस, हार्ड कॉल्स ना। तो हार्ड कॉल्स हमें करने की नीड नहीं पड़ती है, हमारे पास पॉइंट्स रहते हैं। जिसने वो पॉइंट्स अचीव कर लिए, इट्स डन। जिसने नहीं करे तो हम फिर वहाँ पे रेजोल्यूशन पे बैठते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। अभी तक की जर्नी में सबसे हार्ड डिसीजन क्या होगा? ऑफ कोर्स होगा, एक ना एक तो आता है, बट आपके अकॉर्डिंग अभी तक की जर्नी में सबसे हार्ड जो कि आपको लगा यार ये कुछ ज़्यादा टफ हो गया टाइप्स? घर छोड़ना। घर छोड़ना? मेरे लिए घर छोड़ना था, क्योंकि बचपन से घर पे रहे, सब कुछ करा कराया मिल जाता है। जब आप घर छोड़ देते हो ना, तो अब आपको लगता है कि नहीं, अब यार तुम्हें कपड़े भी खुद धोने, रिलेटेबल खाना भी खुद बनाना है, और खाना बनाने का मन नहीं है तो भैया मैगी खा के सो जाओ, है ना। ये है, घर पे आप रहते हो तो मम्मी का राजा बेटा तुम हो, तो तुम्हें सब करा कराया मिल जाता है, सब बैठे बैठे मिलता है। और ये हुआ जब मैं अपने इनिशियल फेज में था, आई वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग रिमोटली, तो सब कुछ टाइम मैनेज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब मैंने कहा यार अपने को करना है बड़ा, थोड़ा सा मूव इन करते हैं। गए, अब 3 BHK के मकान से, जिसमें फर्निश्ड है, सब कुछ है, वाईफाई है, पानी गर्म मिलता है, सब कुछ, मैं चला गया एक 1 BHK के रूम पे, जैसा कि ये है, ठीक है। अब दिल्ली की जनता आपको पता है कैसी है, वो कंफर्ट नहीं छोड़ सकती, है ना। मैं वहाँ चला गया, अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो फर्नीचर, नथिंग, कुछ भी नहीं है। सेटअप करा सब कुछ। अब भाई अपनी टीम के लिए तो भाई ये ठीक है, ये बंदा फाउंडर है, इसके साथ काम करना सब कुछ है। अपने लिए तो भाई काम आपको खुद ही करने हैं, आपके लिए कौन करेगा? ऑफिस का काम तो चलो करवा लेंगे किसी और से। वो टमाटर भी तुम्हें काटना है, वो प्याज भी तुम्हें काटना है, ठीक है, वॉशरूम भी तुम्हें ही साफ करना है। हाँ, अक्सर ये चीजें कि जो तुम घर में रह के जो काम तुमने सोचे भी नहीं था, तो वो तुम बाहर आके कर रहे होते हो आप। बट वो आपको ना हिट करता है यार उस टाइम पे, बट वो आपको बंदे से इंसान बना देता है। वो चीज़ जिसने कर ली ना, फिर आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, आप कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हो। बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब ये भी एक मैंने कहीं पे सुना था कि पहले वनवास होते थे, राम जी वनवास पे गए 14 साल के, और उस टाइम पे वनवास चलते थे। क्या चलता था वहाँ पे कि अगर आपके घर में लड़का है तो वो राजा बनने योग्य तब है जब वो जाएगा 10 साल जंगल में काट के आएगा, या तो शिकार करेगा या शिकार बन के खत्म हो जाएगा। प्रतिभा देखने के लिए, कैलिबर देखने के लिए। और अगर वो शिकार करके लौट आया तो वो राजा बनेगा।
ठीक है, प्रोवाइडर बनेगा। आज कौन से माँ बाप अपने बच्चे को वनवास में भेज रहे हैं? वो तो चाहते ही है हमारे साथ ही रहे। और कौन सा बच्चा जा रहा है वनवास पे? नहीं जा रहा। आप आए हो, एक तरीके से वनवास ही है ना, होम टाउन छोड़ के आए हो, ये सब कर रहे हो, तो वो आपकी जो कैपेबिलिटीज है उसको निखार रहा है। कल को यू हैव दोज कैपेबिलिटीज कि आप जड़ से आपका कुछ भी छिन जाए, आप फिर से अपने आप को खड़ा कर लोगे। बट जिसने कभी कुछ किया ही नहीं है, वो डायरेक्टली 3 BHK के मकान पर कैसे जाएगा सोसाइटी में? आप सोचो, वो टफ रहेगा बहुत उसके लिए। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जब मैंने अपना घर छोड़ा था। यार मेरे को वाली बात बहुत हिट हो गई। एक तो क्या कहते हैं ये कि घर छोड़ के जब तुम आते हो तो तुम वैसी चीज़ें करते हो जो तुमने सोची भी नहीं। टॉयलेट साफ, ये मैंने सोचा भी नहीं था लेट, जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे यार ये तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। और हिट बड़ा गंदा होता है उस टाइम पे। बहुत बेसिक चीज़ है ये। हाँ, और ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है कि नहीं करना है या शर्म वाली किसके बात। और किसके घर वाले बोलते हैं भाई वॉशरूम साफ कर चल, करते भी नहीं है बच्चे। हाँ, लेकिन जब कहीं बाहर निकलो तो समझ में आता है कि नहीं भाई, उस टाइम समझ में आता है कि राजा बेटा घर पे ही थे तुम। राजा बेटा घर पे थे, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं है, और अगर आपको राजा बनना है तो ये सब करना पड़ेगा। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज घर छोड़ना था, लेकिन इट वॉज अगेन अ गुड डिसीजन। मैंने अपना घर छोड़ा था 2018 में। मैं गया था कॉलेज भुवनेश्वर, वहाँ पे सब यही जब करना पड़ा, तो वहाँ से एक हैबिट लग गई कि अब मेरा जो कंफर्ट जोन है वो हो गया ख़त्म। मेरी जेब में चाहे 50 रुपये हो तो भी मैं सर्वाइव कर लूँगा। और किया है। हाँ होता है। ठीक है ना, 2 पकौड़े खा लिए, 10 रुपए की मैगी खा ली, एक पेप्सी पी ली, खत्म, एक दिन का भोजन हो गया। ठीक है, और घर पे वही खाना नहीं मिला, मम्मी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मम्मी पे चिल्लाते रहते थे हम। सबके साथ हुआ है। हाँ, घर की कीमत तुम्हें तब पता चलती है तुम घर से बाहर जाते हो। घर की किसी भी चीज़ की कीमत आपको तब पता चलती है जब वो आपसे दूर होती है। बट एट द सेम टाइम आप उसी चीज़ को अगर खुद से रीबिल्ड कर पाते हो ना, वो फिर आपके साथ हमेशा रहती है। कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं कहीं पे भी किसी भी जगह पे भी ना रह सकता हूँ। और एज अ मैन तो तुम्हें करना ही चाहिए। मतलब मेरा तो ये रहता है, मैंने अपने भाई को भी बोला हुआ है, तेरी 12th जैसी होगी मैं मम्मी को बोलूँगा तो घर के बाहर निकल। क्योंकि तेरे को समझ में आएगा, जरूरी है वो। यू विल गेट टू नो। मेरे इतने सारे स्कूल के फ्रेंड्स जो दिल्ली में ही रहे आज भी, उस टाइम पे उनको इतना नहीं पता था कि ATM से पैसा कैसे निकालते हैं। जस्ट इमेजिन, बेसिक सी चीज़ है। हाँ बहुत है ना। लेकिन आप बाहर हो, आपको चाहिए पैसा, आप कुछ भी करोगे, आपको जाना है, ढूंढोगे, ऑप्शन नहीं है ना कोई आपके पास। ये है, मजबूरियाँ सिखा देती हैं आपको उस एनवायरनमेंट में पहले आना तो पड़ेगा ना, मजबूरियों से सीखने के लिए। वो इंसान को इंसान बना देती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इनफैक्ट अभी भी मैं तो खुला बोलता हूँ, इतना बेसिक रूम है मेरा। आपका तो फिर भी 1 BHK, मेरा 1 RK है। 1 RK, ठीक है, अभी क्योंकि मैंने वहाँ पे शिफ्ट किया है, राइट। अब कोई भी बंदा जो एक कंफर्ट से निकल के आ रहा है ना, उससे पूछो कि क्या वो 1 RK में रह सकता है? नहीं रह सकता ना। मैंने इसके पीछे भी आइडियोलॉजी लगाई है अपनी। क्या आइडियोलॉजी बताता हूँ। 3 BHK से निकल के, 3 BHK से निकल के अगर मैं 1 RK या 1 BHK में हूँ, और उसके बाद अगर मैं 2 BHK भी ले रहा हूँ, वो मुझे खुशी देगा। वो मुझे लगेगा वो भाई ये क्या पहुंच गया हूँ मैं, कहाँ पहुंच गया हूँ। ठीक है, हाँ, अचीवमेंट लगती हो। और अगर 3 BHK से डायरेक्टली निकल करके मैंने 2 BHK ले लिया, अरे डिग्रेड हो गए। और आप मुझे बताओ, मेरे को किससे कंपेयर करना है अपना घर? मुझे किसी से कंपेयर तो नहीं करना ना कि किसी का 2 BHK किसी का 3 BHK है। हाँ, वो तो मुझसे कंपेयर करना है कि भाई मैं 2020 में यहाँ था, 2023 में यहाँ था, 2027 में मैं यहाँ पर हूँ, 30 में यहाँ पर हूँ। तो अल्टीमेट खुशी क्या है? अपने आप को वो देखना। अच्छा, अपने आप के साथ आप कॉम्पिटिशन काम किस लिए करते हो? खुशी के लिए करते हो। मेरी खुशी क्या है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। प्रोग्रेस मतलब अगर मैं आज 1 RK से 2 BHK खरीद चुका हूँ, भाई मेरी जिंदगी सफल हो गई ना। मैंने जानबूझ के अपने आप को इस पोजीशन में डाला है, लोग डालते ही नहीं है। सो यू आर ऑफ काइंड ऑफ पर्सन जो अपने आप को टफ स्पॉट पर रखता है जस्ट फॉर बीइंग, जस्ट ग्रो होने के लिए। आपको चाहिए वो, आपको वो करना ही पड़ेगा, आप नहीं कर सकते हो। अगर आप अपने आप को टफ स्पॉट में नहीं डालोगे ना, और भगवान ना करे एक दिन आप आओगे, तो फिर आप संभाल नहीं पाओगे।
हाँ, ये मेरा भी होल हार्टेडली मानना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी जल्दी हो सके तुम खुद लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज़ है जो एक ना एक दिन आएगी। और अगर जब तुम पे थोप ही जाए, तुम तैयार ना हो, वो टफ टाइम होता है बहुत। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, पहले सारा काम खुद करते थे, ठीक है। लैपटॉप था, वो लैपटॉप भी ऐसा कि अगर उसका तार निकाल दो तो बंद हो जाएगा। मतलब मुझे चाहिए था चार्जर सॉकेट, अगर मुझे उसको ऑपरेट करना है ना, चाहिए था, वो 4 घंटे तो खुलने में लगाता था। वो लैपटॉप आज भी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर ये है कि जिस चीज़ से मेरी स्टार्टिंग हुई है ना, वो चीज़ मेरे साथ जितनी लॉन्ग तक चलेगी सही है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट लैपटॉप कि उस लैपटॉप से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो देयर वाज अ लाइक एक को फाउंडर बनने वाले थे हमारे, काफ़ी चीज़ें डिस्कशन हो गई थी, बट फिर नहीं हुए। रीज़न क्या था पता है? वो जो थे वो गूगल में वर्क करते थे, ओके। ठीक है। अब गूगल में वर्क करने वाले का ऑफकोर्स जो माइंडसेट है वो टॉप लेवल पे है, ठीक है। उन्होंने कहा सार्थक ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, यूएसए का सिम ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। मैंने कहा मेरी जेब में 10 रुपये हैं, 20 रुपये कैसे बनेंगे पहले इस पर बात करते हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिसको काम चाहिए होता है, जिसको काम करवाना होता है और जिसको काम करना आता है, वो बिना इन सब चीज़ों के भी स्टार्ट तो हो ही जाते हैं। हाँ, वो एक्सक्यूज नहीं होते उसके पास। नो एक्स, और मैं ऐसा ही बंदा हूँ। हाँ, मेरे पास अगर आज 5 रुपये है ना, तो मैं उस 5 से भी स्टार्ट करने की सोचूंगा। क्यों? इसका रीज़न मेरा ये था क्योंकि मेरा बिजनेस बैकग्राउंड है नहीं। अब मैंने सब कर लिया, ठीक है, चलो बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बिजनेस का आपको पता है यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ख़त्म हुआ। तो अब मेरे पास जो लर्निंग है वो पता क्या है कि यार पहले मेरे पास सब होना चाहिए, उसके बाद मैं कुछ करूँगा। इसका मतलब ये है कि रोड पे जाम खत्म होना चाहिए, तब मैं निकलूंगा, तब मैं गाड़ी निकालूंगा अपनी, है ना। जो कभी नहीं होगा। जो कभी नहीं होगा। हाँ, और वो उनके साथ कभी नहीं हुआ फिर। और मैंने वहीं से स्टार्ट किया। जो मैंने 5,000 बोले थे, मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने 5,000 का नौकरी का सब्सक्रिप्शन लिया, कैंडिडेट्स निकाले, सोर्स करे, लाख रुपए का इनवॉइस बनाया, आ गया। घर बैठे बैठे टूटे हुए लैपटॉप के साथ 5,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेकर के काम किया, बस। और कुछ नहीं किया मैंने, लेजिट कुछ नहीं किया। ना तब कंपनी रजिस्टर थी, ना तब ऑफिशियल ईमेल था, ना कोई एम्प्लॉय था, कुछ भी नहीं था। ये माइंडसेट कहाँ से आता है? आ जाता है भाई, यहीं से तो आता है ना कि जब आप 1 आवर के में रह रहे हो तो अब आप सोचते हो कि यार मैं ग्रो कैसे करूँ, ग्रो कैसे करूँ। आपने ये सेटअप बनाया ना, लोग तो बहुत फैंसी स्टूडियोज़ में जा रहे हैं। हाँ, आपने क्यों बनाया है? कि मुझे खुद का स्टार्ट करना था, कहीं से भी स्टार्ट करना था। स्टार्ट करने की। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास ये भी नहीं होता ना, आप पार्क में जाके कर लेते। कर तो रहे। हाँ, मैं मोबाइल से कर रहा था इससे पहले, हाथ पकड़ के। मैंने स्टार्टिंग वहाँ से करी है। मैं वही बता रहा हूँ ना, जब आप ग्राउंड जीरो पे होते हो ना, तब आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती हैं कि यार, और आपका दिमाग चलता है कि यार मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ निकाल सकता हूँ। जब आपके पास बना बनाया सब कुछ है ना, तो फिर आपका वो क्रिएटिव माइंड, जुगाड़ू माइंड खत्म हो जाता है यार। उन लोगों के लिए क्या कहोगे आप जिनके पास होता भी नहीं है, बट वो मतलब उनके पास एक गोल है, उनको अचीव करना है, बट उनके पास ऐसा सच कुछ है भी नहीं कि उनके पास एक लाइफ स्टाइल है या पैसे हैं, उनके पास वो भी नहीं है, बट वो अपने आप को एक्सक्यूज दे जा रहे हैं कि आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, परसों देखता हूँ, या फिर इस वजह से नहीं हो पा रहा है। अपने आप पे कभी कुछ नहीं लेते हो? या तो उनकी ज़ील नहीं है करने की, या तो उनका मन ही नहीं है करने का, या फिर उनको ज़रूरत ही नहीं है वो करने की। मेरे को लगता है खुद से झूठ बोल रहे हैं कि कल करूँगा, परसों करूँगा करके। या तो आपको करना है या नहीं करना है, वो 2 बातें हैं। हाँ, अगर नहीं करना है तो आपके पास 100 बहाने हैं। करने का एक रीज़न ही काफ़ी रहता है। सिंपल बता रहा हूँ, करने का सिर्फ एक रीज़न मोर देन सफिशिएंट है। फॉर मी करने का एक रीज़न ये था कि मुझे नौकरी में बंधना नहीं था। बस एक रीज़न है। ना करने के 100 बहाने होते हैं कि ऑफिस दूर है, लोग कैसे मैनेज करूँगा, क्लाइंट कैसे आएंगे, ये सब है। ना करने के बहुत बहाने हैं। करने का एक ही बहाना होता है कि वो एक ऐसा रीज़न, वो एक ऐसा वाई जो तुम्हें इतना दर्द दे सकता है ना, जो तुम सोच नहीं सकते। मेरे साथ तो वही हुआ था। आपका वाई क्या था? नौकरी में नहीं बनना? मेरा तो ये था कि मुझे नौकरी में नहीं बनना, क्योंकि आई रिस्पेक्ट अ जॉब अलॉट बिकॉज वी गिव जॉब्स टू पीपल। और मेरा कभी ये माइंडसेट था भी नहीं, या किसी को बोलता भी नहीं हूँ मैं कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, अनलाइक एनी अदर पीपल। मेरा ये था कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं जिस भी जगह पे हूँ वहाँ पे मेरा क्रिएटिव माइंड ब्लॉक हो रहा है।
बाउंडेशंस हैं। बाउंडेशंस हैं, ठीक है, सब कुछ है, मैं मानता हूँ, बट मैं डिटेरिएट हो रहा था एज अ पर्सन। आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप ग्रो करो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि यार आप दोनों ग्रो करो, या आप एज एन इंडिविजुअल आपका माइंडसेट ग्रो करे, आपकी सेहत ग्रो करे, सब कुछ करे, राइट। मैं डिग्रेड हो रहा था, एक जॉब में नहीं, हर एक जॉब में पैकेज बढ़ रहा है, मैं डिग्रेड हो रहा हूँ। आपने 100 डेज बिजनेस आइडियाज़ की बात करी, उसके व्यूज़ देखो, वो मैंने तब करा जब मैं अपना बिजनेस कर रहा था, ठीक है। फिर बीच में मैंने थोड़ी सी जॉब भी करी थी, ठीक है। जब जॉब करी तब वो व्यूज़ देखो, ठीक है, और वो वाला कंटेंट देखो आप, और उसके बाद जब मैंने फुल फ्लेज अपना बिजनेस किया, अब आप व्यूज़ देखो। आपको व्यूज़ में भी दिखेगा, आपको मेरी शक्ल में भी दिखेगा, आपको मेरी बातों में भी दिखेगा, आपको हर एक चीज़ में दिखेगा। ऐसा क्यों है, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। अगर एक इंसान को, मतलब मैं लाइव कर रहा था इस बीच में, एक हफ्ता मैंने लाइव करी, बट मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे उससे इंक्लाइन नहीं होता गोल से, और मेरे माय कप ऑफ टी नहीं है वो, कि लोग ऐसे मज़े दिलाओ या ये करो, उनके लिए उनका एक टाइप का जोक का टाइप का ऐसे क्लाउन वाली हरकतें करो, वो मेरे लिए ठीक नहीं है, वो मेरा डिसीजन था। बट कल मैं जब लाइव कर रहा था तो उसमें एक बंदे ने पूछा कि भाई तू जॉब करता है, जॉब क्या कहते हैं, जॉब से रिलेटेड बात चली थी, तो तेरी जॉब में कितनी सैलरी जो तू इतना स्ट्रेस ले लेता है। तो मैंने उसको अब नंबर बता दिया कि इतना मैं कमा लेता हूँ जॉब से। तो उसने कहा यार इतने के लिए तो मैं नंगा नाच जाऊँगा। मतलब लोगों को क्यों लगता है कि मतलब पैसा ही सब कुछ होता है? क्योंकि मेनली जिनके पास गोल हो, जैसे आप हो, मैं हूँ, ये है, जिनके पास गोल है या ड्रीम है, उनको अगर बाउंडेशन मिले या उनको एज अ रिस्पेक्टफुल वे में ना ट्रीट किया जाए, उनके आइडिया, स्पेशली उनके आइडियाज की कदर ना हो, जबकि उनके पास कोई एविडेंस है वो दिखाने का, उसको बैक करने का, उनको पैसे फिर नहीं फर्क पड़ता हो, नहीं पड़ता। वो 10,000 में करने को तैयार हो जाएंगे जहां उनकी रिस्पेक्ट हो या जहां उनकी बातें सुनी जा रही हो। अरिजीत सिंह की बात करें यहाँ पे, देखा ना अभी, हाँ, बंदा आराम से साइन ऑफ करके चला गया, और आज अपने छोटे से जियागंज में मार्टिन गैरिक्स को बुला रहा है। अरिजीत भाई, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। यू नो व्हाई? हाँ, बिकॉज ही लव्स व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। तो फिर वो पैसे नहीं देख रहा भाई कि मेरे को 5 लाख का गाना मिल रहा है, मेरे को एक BMW में लेने आया जा रहा है, या क्या मिल रहा है। भाई मैं एक नॉर्मल से पजामे में एंटॉर्क चला सकता हूँ जियागंज की गलियों में, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, विच इज सिंगिंग, राइट। आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अगर आप पैसा बनाओ ना बनाओ फर्क नहीं पड़ता, आप पैशनेट हो, आप करोगे, ठीक है। तो हर चीज़ पैसों से नहीं तोली जाती, अगेन यू आर राइट, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी मानता हूँ पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन हर चीज़ करने के लिए पैसा चाहिए। हाँ, ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, हमने भी यही किया। when your venture or when your work is backed by a why which is not at all controlled by monetary terms, समझ रहे हो? जब आपका विजन एक ऐसे वाई के साथ बैक्ड है, जब कि पैसा सब कुछ नहीं है उसमें, आप अगर वो फ्री में होता तब भी करते, तो फिर वो चीज़ आपको इतना पैसा देती है आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरा वाई पता है क्या था? HR में घुसने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे लोगों को जॉब दिलवानी थी। आई नो फॉर द फैक्ट गली में बैठा हुआ एक ऐसा डेवलपर जो बहुत तगड़ी डेवलपमेंट जानता है, एडिटिंग जानता है वो, लेकिन उस बेचारे की या तो स्किल आगे सामने आ नहीं पा रही है, अपवर्क पे, लिंक्डइन पे, कहीं पर भी उस बेचारे को 15,000 में काम करना पड़ रहा है, लेकिन उसकी एडिटिंग नेक्स्ट लेवल है। तो मैं उस बंदे तक पहुंचना चाहता हूं कि यार इस बंदे को मैं कम से कम 25,000 की सैलरी दिलवाऊं, क्योंकि वो डिजर्व करता है। तो फिर वो 25,000 का काम नहीं करेगा, वो 2.5 लाख का काम करके देगा आपको, क्योंकि वो एडिटिंग को प्यार करता है। मतलब वो ये नहीं देखेगा कि यार बस ये रील है, ये करके दे देता हूँ, वो देखेगा यार इसमें ना ये नहीं दिख रहा कि यार ये मैंने करी है, ये मेरे को जस्टिफाइबल लग नहीं रहा, इसको और थोड़ा इम्प्रूव करता हूँ, थोड़ा सा और करता हूँ, थोड़ा सा और करता हूँ। समझ रहे हो? ऐसे लोग भी हैं, समझ रहे हो? मैं HR में इसीलिए आया था, मेरा पैशन था कि लोगों से कनेक्ट करके उनको एक अपॉर्चुनिटी तक पहुँचाना है। आप मानोगे नहीं, इतने लोग मेरे को रोज़ थैंक यू लिखते हैं कि यार मतलब सार्थक, आई एम रियली हैप्पी इन दिस जॉब नाउ, आई एम गेटिंग द पे विच आई वॉन्टेड, आई एम गेटिंग द वर्क विच आई वॉन्टेड, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, मैं वो चाहता था। ऐसे ही शायद आप भी हो, ऐसे शायद वो भाई भी हैं हमारे। एडिटिंग से प्यार है ना, अगर एडिटिंग अच्छी लेवल पे करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो अब जैसे आज हम लोग मिले हैं,
क्या पता हमारे थ्रू ही आपको कितनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, राइट। लेकिन जिस बंदे का ये है कि नहीं यार एडिटिंग करेंगे या कुछ भी काम करेंगे पहले पैसा, फिर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। आपका सोशल मीडिया पे आपको बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती होगी एडिटर्स की, हाँ मेरे पास भी आती हैं। वो पहली चीज़ पता है क्या बोलते हैं? पहली चीज़ ये बोलते हैं कि हमारे रेट्स इतने हैं, सैम्पल वीडियो के लिए इतने लगेंगे। हाँ और मैंने फ्री में काम किया है भाई पहले लोगों के लिए। हाँ, वो अब थोड़ा समझ गए हैं लोग कि सैम्पल वीडियोस फ्री में देनी चाहिए करके। मैंने अपने जब स्टार्ट किया था आई हैव वर्कड फॉर फ्री भाई, और हर बंदा करता है। हाँ जिसको काम से प्यार है वो करेगा भाई फ्री में काम। इसको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फ्री में करते रहना चाहिए, बट वो माइंडसेट तो लगाओ। कम से कम कुछ सीख तो लो, पहले थोड़ा आउटलुक तो रखो कि उस इंडस्ट्री में एक्चुअली होता क्या है। अब आपके जो फ्रेंड है उसने बोला कि भाई मैं इतने से पैसों के लिए नंगा नाच जाऊंगा, नाच ना भाई फिर। हाँ यार, मेरी समझ में मतलब तुम उस इंसान को कभी नहीं समझ आ सकते ना, जो उस चीज से गुजर नहीं रहा है। और नाचने वाले नाच भी रहे लेकिन उनकी इज्जत कहाँ हो रही है? ये भी है। पैसा है, नाचने वाले नाच भी रहे हैं, नाली का पानी भी पी रहे हैं, देख रहा है अपने, नॉट टेकिंग द नेम, बट उनकी इज्जत कहाँ हो रही है? क्या आप बनना चाहते हो उनके जैसा? ना, क्या आप अपने बच्चे को बोलोगे कि उनके जैसा बनो? सपने में भी नहीं। नहीं बोलोगे ना। बस यही है आपका। बट ये तो आपका विजन होगा ना कि एक उस गली में बैठे आदमी को जॉब दिलाना जो अपनी औकात से ज्यादा कमा सकता है, बट वो किसी चक्कर में नहीं आ पा रहा है। हाँ, बट आपका इंटरनल वो क्या था कि ये मेरे तो- को जो मेरे हाँ, को बिजनेस मेरे करना को है। क्या मिलेगा इससे? मेरे को सिंपल खुद का सेल्फिश रीजन तो आ जाता है ना सेल्फिश रीजन नहीं बोलूंगा मैं इसको ये बोलूंगा कि मेरा सेल्फ कंसर्न रीजन था। मुझे नौकरी नहीं करनी थी। ओके। एक ही चीज़ था मेरा, मैं भले ही आज उतना ही कमाऊँ जितना आज कमा रहा हूँ, मैं ग्रो ना करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई चाहत नहीं है 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की। मैं 5 लाख महीने के में भी खुश हूँ, ठीक है। लेकिन मैं खुश तब हूँ जब मैं फ्री हूँ, मेरी टीम खुश है, मेरे घर वाले खुश हैं। जहाँ पे खर्चे बढ़े, जहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ी, फिर अपने को ग्रोथ चाहिए। और नौकरी में ना वो ग्रोथ हो रही थी, नौकरी में ना मैं अपस्किलमेंट हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था यार। आपके साथ पर्सनली ऐसा कुछ हुआ है क्या नौकरी में, मतलब जो आपको नौकरी एज पसंद नहीं है? हाँ हुआ है। क्या? मैं कंटेंट क्रिएशन में था और मेरा दिमाग 4 जगह चलता है। मतलब आई एम नॉट श्योर कि आप, हाँ, बट मुझे लगता है कि हम, वो हर कंटेंट क्रिएटर, वो इंसान नहीं चलता होता, वो ऑक्टोपस या कुछ आत्मा टाइप की होती है उसके होती अंदर। है। वो काम भी कर रहा है, उसका दिमाग कंटेंट लिख भी रहा है, दूसरा वो इमेजिन भी कर रहा है, चौथा वो एडिटिंग के बारे में सोच रहा है कि ये इफेक्ट भी लग सकता चलता है। ठीक है, मेरे साथ यही होता था और आज से नहीं होता, मेरे साथ हमेशा से होता आ रहा है। पहली चीज़ कि मैं हमेशा ना जो ट्रेंडिंग चीज़ें मतलब जो ट्रेंड लाइन में चल रही होती है ना, मैं उससे अपोजिट जाता हूँ, पता नहीं क्यों। मैंने नॉन मेडिकल से पढ़ाई करी, C++ वगैरह सब पढ़ा, घर वाले करे बीटेक कर लो, उनको उम्मीद थी बच्चा बीटेक करेगा मेरा, बच्चे ने मना ही कर दिया कि कुछ भी करूँगा बीटेक नहीं करूँगा, ठीक है। फिर आई वॉज वेरी गुड एट केमिस्ट्री, मेरा मन था कि मैं लेक्चरर बनूंगा। मैं 12th में होकर के 12th के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता था और ताज्जुब की बात है उन बच्चों के मेरे से केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स आए। अच्छा। अब सोचो, हाँ। ठीक है। फिर मैं HM पे गया, मैंने क्या बताया, मैंने वो लाइन ही फॉलो नहीं करी जो चीज़ एक्सपेक्टेड थी, ठीक है। फिर हार के जब नौकरी पे गए तो वहाँ पे एक चीज़ ये समझ में आई कि यार मैं रोज ही ना वही काम कर रहा हूँ, एवरी डे इज़ द सेम, मोनोटोनस होगी लाइफ, मोनोटोनस हो गई, ठीक है। अब बंदा अपने आप को क्रिएटिव रखने के लिए कुछ तो करेगा, हॉबीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं। इस टाइम तक अपने पास कंटेंट क्रिएशन आ गया था, हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वायरल भी जा रहा था, ठीक है। जब वायरल जाना स्टार्ट हो रहा था ना, तब अपने फाउंडर को लग गई मिर्ची कि सार्थक 4 बार 5 बार उन्होंने बोला कि यार या तो तुम नौकरी कर सकते हो प्रॉपर, या तो यू कैन पुट योर फुल फोकस ऑन आवर जॉब, और एल्स यू कैन डू दिस, बट यू कैन नॉट मैनेज बोथ, ठीक है। 2-4 बार बोला। फिर ये बातें भी होने लग जाती है, पता है। आप अब जैसे आप और मैं हैं, हाँ। हम कंटेंट के बारे में बात करेंगे ना, हम बहुत अलग लेवल पे, अलग फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे, हाँ। यही चीज़ आप किसी ऐसे क्यूबिकल में जाओ जहाँ पे लोग मरे हुए आ जाए काम करने के लिए, नहीं समझते वो, पता है वो समझेंगे भी नहीं, ऑल्टर डिफेम करते हैं, डिफेम करेंगे और आपकी ऐसी बातें करेंगे ना दूसरे लोगों से कि आपको एलियन कर देंगे। वो नहीं, वो वर्थ इट जगह नहीं होती, बहुत, ठीक है, बहुत गलत जगह होती है। वहाँ पे मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि यार
रील्स वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, कंटेंट पे मेरे को अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ग्रोथ मिल रही है, और यहाँ पे इन लोगों को समझ नहीं आ रही है चीज़, उल्टा मेरे को ही वो ये कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, मैं तो इनफैक्ट ये भी बोला, जो मेरा नीश है करियर बिजनेस वगैरह, मैं कंपनी, ऐसी ही कंपनी में था, मैं एडटेक फील्ड में ही था, मैंने कहा कि ये पेज आपके काम भी आ जाएगा भाई, मैं वो कोलैब कर सकता हूँ, तो मैं आगे वो कर सकता हूँ, बट नहीं होता, लोग नहीं समझते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। फिर चीज़ें ऐसी हुई, मैंने कहा इट्स ओके, इट्स फाइन, मैं अपना ही स्टार्ट कर लेता हूँ फिर। तो वहाँ पे मेरे को इतना समझ में आ गया बॉस कि अच्छा, ये सबसे हाइपिंग जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी मार्केट में बहुत रेपुटेशन है कि हाँ बंदे का लाखों का पैकेज है, लाख भी नहीं, लाखों का पैकेज है, ठीक है, 7 फिगर पैकेज है आपका, उसकी बात है ये। अच्छा, वहाँ भी ऐसे लोग थे? वहीं पे तो ऐसे लोग थे। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं कॉल सेंटर में था ना, मेरे को आज भी याद है, वहाँ पे जो मेरा टीएल था, उस टीएल ने मेरे को एक लाइन बोलती कि सर तक तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा, तो पता नहीं अलग ही करेगा कुछ, ये दिख रहा है। मैं वो बंदा मेरे वो लोगों को डांट रहा होता था, मैं उसको बोल रहा होता था सर ये कर लो, ये बिजनेस कर लो, वो बिजनेस कर लो, मैं ऐसे करता था ब्रेक में उसके साथ। उसने मुझे बोला था कि तू कुछ डिफरेंट करेगा। एक वो बंदा मिला था मेरे को पूरी एंटायर माय जॉब एक्सपीरियंस, टोल्ड मी कि यार तू कुछ अलग करेगा, तेरे लिए ये जगह ही नहीं है। और जब मैं अपनी लास्ट जॉब पे गया था, वहाँ पे पीपल नेवर अंडरस्टूड कि व्हाट आई वांटेड टू डू, या एक इंसान की अपनी भी लाइफ होती है, आई एम डिलीवरिंग माई वर्क बट बियॉन्ड माई 6-9 आवर्स ऑफ शिफ्ट। अब उसके बाद मैं कुछ भी करूँ वो मेरी मर्जी है ना मेरे भाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन कल्चर, वर्क कल्चर ना ऐसा सपोर्ट नहीं करता, नहीं करता। उनको डर लगता है फाउंडर्स को कि अगर ये बंदा आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो गया तो खतरा है। आपके मैनेजर्स को ये लगता है कि अगर ये बंदा मेरे से स्मार्ट निकल गया तो ये खतरा है। हाँ, दे फील थ्रेटेंड, दे फील दैट, एंड जब ये फील होता है ना, तब वो ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको लेके आते हैं। और जबकि तुम्हारा कोई इनिशियली इंटेंट भी नहीं होता, आपको कुछ नहीं होता, आपको पता ही नहीं है, और आपको तुम सोचते पता हो ही कि नहीं है। हमारे साथ चला, हम ग्रो हो रहे, कोई नहीं, इनको भी कर देंगे। तुम अच्छा ही सोच रहे होते हो, आपको पता ही नहीं है। आपकी जो इमेज है ना, वो बड़ी अलग लेवल पे चल रही होती है लोगों के सामने, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट्स। ठीक है, तो मेरे को तो वो फील होने लग गया कि यार मेरा तो काम अच्छा, फिर यहाँ पे ना बिहेवियर आपको समझ में आ जाता है अपने पीयर्स का। ठीक है, कि आप काम करो, सब करो, लेकिन टारगेट आप हो रहे हो। और टारगेट होने के बाद पता है वजह क्या बताई जा रही है? इंस्टाग्राम से दिमाग हटा। राइट, वो दूसरी लड़की को कोई कुछ नहीं बोलेगा जो पूरे दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही है। वो हमें आपको बोलेगा, और बोला जाता था मुझे। तो मुझे समझ में आ गया कि दिस इज़ नॉट द प्लेस वेयर आई कैन बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैं 10-15 साल तो कर ही नहीं पाऊंगा ये, हटाओ इसको। कर लिया। बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारी, मतलब जो कम्युनिटीज़ हैं। एंड सबसे बड़ी बात है यार, अगेन आपका जो इन्वायरमेंट है वो कितना अपलिफ्टिंग है, कितना अपलिफ्टिंग नहीं है। आप एक ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ पे 4-5 लोग हैं, 10 लोग हैं, एंड दे आर टॉकिंग पॉजिटिव कि यार ये कंटेंट चलेगा, ये चलेगा, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, कितना रेवेन्यू ग्रोथ होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी एनर्जी देखना। और जहाँ, और दूसरी जगह पे किसी और इन्वायरमेंट में बस इतनी एनर्जी अपनी देखना जब पॉलिटिक्स की बात हो रही है, अफेयर्स की बात हो रही है कि इस मैनेजर का अफेयर इसके साथ चल रहा है, ये है, वो है, इसको इसने फायर कर दिया। एनर्जी देखना। मुझे वहाँ पे एनर्जी बहुत नेगेटिव लगती थी, और एनर्जी से एक बंदा बनता है या बिगड़ता है, इतना मुझे पता है। इस वजह से मैंने नौकरी से बोला कि आई कैन नॉट डू जॉब। अगर मुझे कोई वैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं अगेन बोलता हूँ, अगर मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई कैन थिंक ऑफ एट अ लेटर स्टेज की मैंने ऑटोमेट कर दिया, मैं नौकरी भी कर रहा हूँ साथ साथ, जस्ट फॉर दैट इन्वायरमेंट। बट अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा। ये है भाई, ये नौकरी का मेरा था। एंड आई वॉज वेरी वेरी पिस्ड ऑफ इन माई जॉब, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब गुस्सा बहुत था। ग्रो नहीं कर रहे हो, कैसा आपको लगेगा? आप खुद सोच करके देखो ना। आप 1 साल से बैठे हुए हो, अकाउंट में पैसा आ रहा है, शक्ल के 12 बजे हुए आपके बैंक में आपके लाखों रुपए, शक्ल पे 12 बजे में, तो क्या लगेगा आपको? राइट, तो दिस वाज माय रीजन। आपके साथ ऐसा, मतलब मेरे साथ ये हुआ है रिसेंटली कि जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वैसे तो मे भी लोग होते हैं जो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, हमने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं,
बट कुछ लोग होते हैं जो आपको आउट ऑफ द ब्लू सपोर्ट करते हैं, आप उनको ढंग से नहीं जानते, वो आपको ढंग से नहीं जानते, एब्सोल्युटली। तुम उनने तुम्हारा कुछ कंटेंट पीस देखा हो या पता नहीं क्या देखा है, बट उनको लगता है कि तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे या तुम ग्रो पाओगे, और वो तुम्हें वो देखते हैं उस टाइम पे जब तुम खुद नहीं देख रहे होते अपने नहीं आप देख में रहे कुछ। होते, राइट। मैं बता रहा हूँ ना, मेरा जो टीएल था, हाँ उसने वो लाइन जब तब बोली थी जब मेरे शायद 400 फॉलोअर्स थे इसी पेज पे। हाँ इसी पेज पे 400 फॉलोअर्स थे और 7 महीने बाद इसी पेज पे 30,000 फॉलोअर्स हो गए थे। तो उस बंदे ने बोल दिया था ये कि सार्थक यू डू नॉट बिलोंग हियर, तेरा है ही नहीं, तू नहीं कर सकता है यहाँ पे काम, मैं तेरे को बता रहा हूँ। लोग कैसे देखते हैं मतलब, और उस टाइम पे लगता क्या है, मतलब बड़ी सरियल सी फीलिंग होती है उस टाइम पे, लगता है कि भाई इसने क्या मजे देख लिया ले मेरे रहा है। अंदर। हाँ ये बंदा ये खाली मजे ले रहा है। हाँ मजाक कर रहा है, सरकेस्टिकली बोल रहा होगा, हाँ। बट वो उस टाइम पे कुछ ऐसा देख लेते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं एक बंदे के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, इज अ वेरी बड़ा क्रिएटर, और मैं उस टाइम पे बहुत हेजिटेट कर रहा था। उसने उससे मतलब मुझे नहीं पता उन्होंने जेन्युइनली कहा था या शांत कराने के लिए कहा था, उन्होंने कहा यार तू भी तो बड़ा क्रिएटर बनने ही वाला है कुछ टाइम में, तो ऐसा क्यों कर यार। मैं आपको बता रहा हूँ, टुडे आई सिट विद पीपल जिनके मल्टीपल करोर्स के बिजनेसेस हैं, ठीक है, और उनमें सबसे यंग मैं हूँ, ठीक है, बट दे हैव नेवर एवर मेड मी फील कि ये फॉर श्योर है भाई, जो बंदा ऊपर पहुंच जाता है ना तुम्हारी स्ट्रीम में, वो तुम्हें कभी नीचे नहीं दिखाएगा। जो दूसरा है ना कोई फालतू, जिसको कुछ पता भी नहीं तुम क्या कर रहे हो, जिसको लेना देना भी नहीं है, वो तुम्हें बोलेगा कभी क्या कर रहा है, क्या तू पागल है, ये होगा ही नहीं कभी। मैंने ना एक कोट पढ़ा था जो आज तक मैं फॉलो करता हूँ, तुमसे जो ऊपर होगा वो तुम्हारा हाथ खींचेगा, तुमसे जो नीचे तुम्हारी टांग खींचेगा, अब तुम्हें देखना है, और ये फैक्ट है। मेरा आज की डेट में सर्कल मैं आपको बता रहा हूँ, आई सिट विद पीपल जो फाउंडर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है, उनकी बातें आप देख लो यार, आप कुछ मत करो, आप बैठे रहो बस, कुछ यू शुडंट अटर अ वर्ड, बस बैठे रहो, 1 घंटा बैठो, आप वहीं पे सीख जाओगे बहुत कुछ सीख जाओगे। वो इतनी ऐसी चीज़ें बता देते हैं ना आप, जो आप कभी सुनोगे भी नहीं, ना किसी पॉडकास्ट में सुनोगे, ना किसी यूट्यूब वीडियो में सुनोगे, ना ऑफिस कल्चर में सुनोगे, कहीं नहीं सुनोगे आप। बट अगर आप बस उस इन्वायरमेंट में हो, गेम बदल Environment जाता का है। बहुत फर्क पड़ता है। मेरे साथ हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद माई बिजनेस, अच्छा पहले मैंने क्या किया, मैंने अपना जॉब का सर्कल कट किया। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग आपको खींचते हैं पीछे, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल पूरा बदला। पता है क्यों? मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल इसलिए बदला क्योंकि मेरे लिंक्डइन पे सारे कॉर्पोरेट जॉब वाले थे, एंड वो रोज रैंट कर रहे होते थे। एम्प्लॉय कंपनी को गाली बक रहा है, कंपनी एम्प्लॉय को गाली बक रही है, ठीक है। लिंक्डइन खोल लो तो बस दिन बन जाता था, ठीक है। मैंने लिंक्डइन उड़ाया, कुछ नहीं किया। देन आई सैट विद सम ऑफ लाइक मेरे ही खुद के कनेक्शंस हैं, ठीक है, जो कंटेंट क्रिएशन में भी हैं, यू नो बिजनेस लाइन में भी हैं। बैठा, स्टार्टिंग फ्रॉम मेरे मामा जी, कोई नहीं है, मेरे मामा जी हैं। पहले बैठा, मेरे मामा जी ने कभी मुझे इज्जत नहीं दी, मतलब इज्जत दी लेकिन वो होता है ना कि बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, ठीक है। अब बैठा, मैंने बताया मामा को, मामा जी ये कर रहा हूँ। मेरे मामा जी की कंपनी है, इट्स इनटू इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। उन्होंने कहा ये मेरे को ह्यूमन रिसोर्स वगैरह चाहिए, कर ले। फर्स्ट क्लाइंट वाज माय मामा जी, ठीक है, मुझे मिला। और जब उनसे फीडबैक मिलना स्टार्ट हुआ ना, और जो उनसे रेफरेंसेस मिलने स्टार्ट हुए, मेरा आज की डेट में, मैं दिन में अगर 50 कॉल्स होती है ना मेरी, 50 कॉल्स में से आप मान लो 30 कॉल्स या 20 कॉल्स जो होती हैं वो फाउंडर से होती है। ना कोई दोस्त, ना कोई पुराना स्कूल का दोस्त या कोई कलीग, कोई भी नहीं है। तो मेरा मैक्सिमम टाइम किसके साथ जा रहा है? अब फाउंडर्स के साथ जा रहा है। अब जो फाउंडर्स की लाइफस्टाइल है, जो फाउंडर्स का टर्नओवर है, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर रिफ्लेक्ट तो करेगा ही ना। और वो करना स्टार्ट हो गया विद इन फर्स्ट मंथ। वो थिंकिंग आ जाती है, वो थिंकिंग आ जाती है, वो रिजल्ट आ जाते हैं आपके। और ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप बड़े से बड़े क्रिएटर्स के साथ बैठना शुरू कर दो, आपका काम इतना सॉलिड चलेगा ना, आपको यकीन, आप उन लोगों को मैजिक हो रहा है। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सेम एफर्ट्स आप पहले भी करोगे, आपको लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। सेम एफर्ट बस आप सराउंडिंग में रह के कर लो। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने किया है, प्रूवन है ये। मैं जब अकेले कर रहा था, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था, बस सराउंडिंग में किया मैंने।
कभी इसके ऑफिस बैठ गए जो क्लाइंट थे, फिर उनके ऑफिस बैठ गए, फिर उनके ऑफिस बैठ गए, और ऑफिस में भी कहाँ, एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं, फाउंडर्स रूम में। वो सामने जैसे आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। विद इन 2-3 मंथ्स मेरा बिजनेस, आप ये मान लो 1 लाख से 3 पे, 4 पे, 5 पे ऐसे गया। और कैसे हुआ मैं उसका रीज़न भी बता देता हूँ। जब आप बैठते हो तो सिर्फ आप बैठते नहीं हो, आप बातें भी करते हो। जब आप बातें करते हो तो आप आइडियाज़ एक्सचेंज करते हो। अब आप उस फाउंडर से ये बातें नहीं कर सकते, आपने ये सीरियल देखा वो एपिसोड में वो हुआ था, याद है ना, स्प्लिट्स फिल्म में ये हुआ था, योगेश ने ये किया, ऐसा तो नहीं होता है ना। हाँ, आप क्या बातें करते हो कि सर एआई में कुछ बनाते हैं, इसका क्या मार्केट कैप होगा, इसका क्या फ्यूचर होगा, इसके बारे में बात करते हो। तो जब आप बात करते हो ना, फिर वहीं से कुछ ना कुछ निकल जाता है। जब कुछ ना कुछ निकल जाता है, फिर बोलते हैं अरे यार मेरे कॉन्टैक्ट में एक बंदा है, उसको हायरिंग करानी थी यार, तेरा नंबर दे दिया, वो बात कर लियो। ऐसे कर करके धंधा बल्ड हो गया भाई मेरा। तो सेम एफर्ट्स, बस सराउंडिंग का चेंज, सराउंडिंग का चेंज। और क्या वो सराउंडिंग मुझे मेरी नौकरी में मिलती? कभी नहीं। क्या वो फाउंडर मेरे को अपने कैबिन में घुसने देता बैठने के लिए, बात करने के लिए? कभी नहीं। कभी नहीं। बस इसलिए छोड़ा भाई मैंने। सो आई डू नॉट हैव एनी रेज फॉर जॉब्स, आई सपोर्ट दैट, क्योंकि आप नौकरी में बहुत कुछ सीखते हो, बट द डे यू फील कि यू आर नॉट ग्रोइंग, यू शुड लुक फॉर एन ऑल्टरनेट। क्योंकि ये मैंने रिसर्च भी करी है, जैसे आपको पता है जॉब्स खत्म हो रही हैं 10 साल के अंदर, और ख़त्म होंगी ही होंगी। एंड तब सिर्फ एक चीज़ चलेगी, पोर्टफोलियो करियर्स। एज एन पोर्टफोलियो करियर्स के बारे में पता नहीं लोगों ने समझा ही नहीं समझा। सिंस आई एम इनटू एचआर, सो मैं देखता रहता हूँ कि मार्केट शिफ्ट कहाँ हो रहा है। ठीक है, आज आप नौकरी पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी डालो, कुछ भी डालो, एक प्रोफाइल का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, अभी फुल स्टैक डेवलपर के 50 प्रोफाइल्स आए, 50 में एक ही लाइन लिखी है, एक ही कीवर्ड्स है। मोंगोडीबी सबको आता है, जावास्क्रिप्ट सबको आता है, ठीक है, लारावेल सबको आता है, पीएचपी सबको आता है। तो अब आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि बंदा कौन सा कितना कॉम्पिटेंट है? कैसे करोगे आप? प्रीवियस वर्क को देख के उसके, कि उसने क्या क्या किस किस लोगों के लिए काम किया और कैसा कैसा किया है। राइट। हाँ, प्रीवियस लोगों के लिए। हाँ। अब एक एक्सपीरियंस बंदा भी है, एक 3 साल वाला, मान लेते एक 5 साल वाला है, एक 3 साल वाला है, एक 1 साल वाला है, और एक अभी 6 महीने वाला है, और एक अभी फ्रेशर है। फ्रेशर को पता है क्या बताया जाता है? क्या? कि कीवर्ड्स ऐड कर दे, तेरा रिज्यूमे रैंक कर जाएगा। ठीक है। हाँ। 3 साल वाले को लगता है कि यार मेरा जो मेरा रिज्यूमे है वो, यार उसमें मैं ऐड क्या करूँ, सबट्रैक्ट क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेस्ट प्रोजेक्ट डाल नहीं सकता मैं, ठीक है, और वर्स्ट प्रोजेक्ट दिखा नहीं सकता मैं, करूँगा क्या? ठीक है। और 5 साल वाला जो है, उसका एक्सपीरियंस इतना नेक्स्ट लेवल है कि उसका CV 3 पन्नों का है, 4 पन्नों का है, तो वैसे ही HR नहीं पढ़ता। हाँ। तीनों के लिए दुविधा है। अब अगर तीनों ही रेज्यूमे छोड़ के सिर्फ एक PDF बनाए, उस PDF में लिंक है, पोर्टफोलियोज हैं कि ये दिस इज व्हाट आई हैव डन, सिंपल। तो आपकी कैपेबिलिटीज बिना रेज्यूमे पढ़े मुझे पता चल गई। और ये होगा, आज भी हो रहा है। हम वीडियो एडिटर्स को जब हायर करते हैं ना, तो वी आस्क फॉर देयर पोर्टफोलियोज, राइट? वी डू नॉट आस्क फॉर देयर रेज्यूमेज। रेज्यूमे तो एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। हम जब आज के डेट में किसी मेटा एड्स वाले को हायर करते हैं, तो हम एड्स के लिए भी पोर्टफोलियो बोलते हैं कि आप दो, और हम ट्रेन भी करते हैं कि आप पोर्टफोलियो बनाओ, कि इतना आप CPL कम लेकर के आए हो, इतना रोआस आपने बढ़ा करके दिया इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस ब्रांड को, वट एवर इट वॉज। उससे पता है क्या होता है? एज एन HR या एज अ रिक्रूटर, एज एन एम्प्लॉयर, आपको पता है कि मुझे इस बंदे को पिक करना है, इसको नहीं करना है, क्लियर है। और जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो, तब एज अ कैंडिडेट यू आर 110% श्योर कि सर ये मेरे रिजल्ट्स हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये मेरे रिजल्ट्स हैं, मैं आपको बता सकता हूँ मैंने कैसे किया। अभी क्या होता है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया, यही होता है। मैं कुछ अलग तो बात नहीं कर रहा, पूरा सही है। बट अगर आपका पोर्टफोलियो, आप डिजिटल मार्केटर हो, आपने मुझे अपना पोर्टफोलियो दे दिया, उसमें 10 क्लाइंट्स हैं, 10 क्लाइंट्स का CPL मेंशन है, रोआस मेंशन है, एड ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है, और उसके बाद उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है वो मेंशन है। 4 चीज़ें मेंशन है। मैं पूछ लूँगा कि यार आपने ये X ब्रांड का जो है, इसका आपने रोआस ये 2x 3x कैसे लेकर के आया? क्वेश्चन ही डिफरेंट हो गया ना भाई। हाँ,
जिसको उस फील्ड के बारे में पता है वो क्वेश्चन वही समझ पाएगा। क्वेश्चन डिफरेंट हुआ। हाँ। अब मैंने जब बोला कि आप इसका रोआस 2x 3x 4x कैसे लेकर के आए, तो अब आप जब मुझे बताओगे ना, मुझे पता चल जाएगा कि ये कितना जानता है। कितना जानता है। ना आपका टाइम बर्बाद, ना मेरा टाइम बर्बाद, ना मैंने किसी गलत बंदे को हायर किया, ना इंटरव्यू किया। समझ रहे हो? ये अभी नहीं शिफ्ट हुआ, ये हो जाएगा अगले 5 साल में, जब हर एक करियर जो होगा ऑलमोस्ट, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो आपका एड्स हो, चाहे वो आपका एडिटिंग हो, वेबसाइट्स हो, एप्स हो, AI एजेंट्स बनाना हो, कुछ भी हो, वो सब पोर्टफोलियो के थ्रू जाएगा। रेज्यूमेस को चेक ही नहीं करेगा। आज ही नहीं करते लोग, वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए डाउनलोड कर लेते हैं कीवर्ड्स डाल के। हाँ। बट और फिर वो रेज्यूमेस पड़े रहते हैं डेटाबेस में, उस रेज्यूमे का कुछ नहीं होता। सो पोर्टफोलियो करियर्स एग्जैक्टली क्या है? जितने भी स्किल्ड वर्कर्स होने वाले हैं हाँ। अगले 10 सालों के अंदर, वो लोग जॉब्स नहीं कर रहे होंगे। तो आपको अगर अपनी स्किल पे पकड़ है, हाँ, तो आप शायद अपना काम स्टार्ट करोगे, नॉट ऑन दैट बिग लेवल, बट यू विल स्टार्ट फ्रीलांसिंग हाँ, 110%, बिकॉज यू नो कि तुम्हें उस स्किल के लिए तुम चूज कर सकते हो तुम्हें किसके साथ काम करना है, तुम चूज कर सकते हो तुम्हें कितना पे लेना है, तुम चूज कर सकते हो तुम्हें कहाँ कब कितना काम करना है। ठीक है? अब एज अ फ्रीलांसिंग के हिसाब से सोचो, फ्रीलांसिंग करियर 2020 के बाद बूम होना स्टार्ट हुआ कोविड में। अभी और बूम होगा। क्यों बूम होगा? क्योंकि स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप्स में 1% कंपनी स्टार्ट हो चुकी हैं। 1% कंपनीज का मतलब क्या है? कि वो बंदा आउटसोर्स कर रहा है काम को। क्यों आउटसोर्स कर रहा है? क्योंकि वो इंफ्रा कॉस्ट नहीं बढ़ाना चाहता, वो लाइबिलिटी नहीं रखना चाहता। जैसे कि हमारे साथ क्या हुआ, हम एक तरीके से हम HR फ्रीलांसिंग ही तो कर रहे हैं, जस्ट वी हैव अ टीम। वो स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, राइट? अब हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, हमारे पास मल्टीपल सब कुछ है। उस क्लाइंट के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि उसके पास लाइबिलिटी नहीं है ना हमारी। जब मर्जी एक बार हो गया तो हटा सकते हैं, राइट? अब आप एक मेटा एड्स एक्सपर्ट हो एग्जाम्पल, या आप यूट्यूब स्ट्रैटेजिस्ट हो, या एडिटर हो, या कुछ भी हो, यू हैव योर 5 to 7 क्लाइंट्स। ठीक है? आपको पता है कि इसको क्या चाहिए, इसका कितना काम करना है, कितना नहीं करना। ठीक है? और आप स्पेशलाइज हो उस चीज़ में, तो आप उससे अगर 50,000 भी बोलोगे ना, वो देगा आपको, क्योंकि उसके बाद उसकी ओवरहेड कॉस्ट आप पे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर मैं कंपैरिजन करूं कि एक फुल टाइम एम्प्लॉय वर्सेस अ फ्रीलांसर, तो उसको क्या सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है? रिटर्न भी फ्रीलांसर दे रहा है, आउटपुट भी फ्रीलांसर दे रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव भी फ्रीलांसर पड़ रहा है। और फ्रीलांसर को भी सुकून है। हाँ, उसको मुंह मांगी रकम मिल रही है, मुंह मांगी रकम मिल रही है, वो अपने फ्रीडम के हिसाब से काम कर पा रहा है, जब चाहे तब काम कर पा रहा है। तो इसी को देखते हुए जितनी भी ये स्किल्ड वाली जॉब्स है ना, इसमें जो बहुत टॉप नॉच लोग होंगे वो फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे। ठीक है? और इसमें ज़्यादातर लोग अपने कंपनीज में ना लोग हायर करेंगे भी नहीं। अब आप सोच करके देखो, एक बंदा 1 साल का उसको डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, क्या मैं उसको 50,000 रोज का बजट दे सकता हूँ? ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरी तो रिक्वायरमेंट है ना कि मुझे ऐड चलानी है, तो मैं कहाँ जाऊँ? रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो नया बंदा रिक्रूट करना पड़ेगा। 1 साल में कहाँ आता है इतना एक्सपीरियंस? नहीं आता। नहीं आता। अब उसको सैलरी भी देनी पड़ रही है। मैं उसको 15,000 भी नहीं दे सकता लेबर लॉस के अकॉर्डिंग। ठीक है? और अगर मैं उसको 20,000 भी दूंगा तो वो बोलेगा सर 21-22 तो कर दो, उसमें भी छुट्टी मारेगा वो। ठीक है? एंड ऑफ कोर्स मारेगा, वो चाहिए होती है, आई नो फॉर द फैक्ट। तो उससे बढ़िया तो यार मैं 30,000 रुपये एक बंदे को दे दूँ ना, जो 110% जानता है रिजल्ट लेकर के आना, करके देगा, जो जिसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं तेरी वो कैंसिल कर दूंगा, सब्सक्रिप्शन जो भी है। तो पोर्टफोलियो करियर्स अगले 10 सालों के अंदर इतने प्रोमिनेंट होंगे, जिनके पोर्टफोलियोज बने हुए हैं, जिनका प्रूफ ऑफ वर्क बना हुआ है, वो लोग पैसा छाप रहे होंगे। और जो तब भी रेज्यूमेज में इधर उधर हो रहे हैं ना, वो फिर जॉब मार्केट में सर्च ही कर रहे होंगे जॉब। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। हम देखते हैं कि किसका पोर्टफोलियो बना हुआ है। मेरा कितना टाइम सेव होता है जब मैं सिर्फ पोर्टफोलियो पे बात कर लेता हूँ कि यार ये रील आपने बनाई है, इसका मेथड क्या था, स्टोरी बोर्ड क्या था, बताओ ज़रा। पता चल जाता है कि अच्छा ये था मेरा, ऐसे मैंने सोचा था, ये करने का सोचा था मैंने, ये बी रोल आपने कहाँ से निकाला, VO3 से निकाला जी। तो पता चलता है आपको। अब रिज्यूमे में किसी ने लिखा, सबने लिखा यार एडोबे प्रीमियर प्रो, सबने लिखा है, सबने लिखा है। और सबने वो जिसको ग्राफिक आती है उसने वो मीटर डाला हुआ है कि मेरे को इतना 90% आता है, 70%। मैं कैसे जज करूं
इस 70% में तो क्या आउटपुट देगा, 100% में क्या देगा. हाँ इट्स बेटर ना कि यू कैन शेयर मी योर पोर्टफोलियो. मीटर वाले मैंने खुद 2-3 लोगों को देखा था वो देखा है ना आपने? मेरी समझ में उसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरी कैपेबिलिटीज और तुम्हारी कैपेबिलिटीज धरती आसमान का फर्क हो सकता है. मेरे लिए जो 70% है शायद तुम्हारे लिए वो है ही नहीं कुछ, हाँ है ना. तो वन डे आई वॉज डूइंग अ रिसर्च, फोर्ब्स की रिसर्च कर रहा था मैं, और वहाँ पे मैंने देखा कि ये जो 10 साल के, और ये यूएसए में स्टार्ट हो गया. जो चीज़ यूएसए में आ जाती है वो एक टाइम बाद पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में आती है. पोर्टफोलियोज विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग. और ये मैं सबको बोलता हूँ, अगर ये रिलीज आप करते हो ये वाला सेक्शन, मैं बोलूँगा कि भाई इसको उड़ा देना रील पे, कि जो भी स्किल्ड हमारे कैंडिडेट्स हैं मार्केटिंग में, एआई में, कहीं पे भी, भाई पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करो. और उसके बाद ना यू कैन चार्ज वट एवर यू वॉन्ट. फिर आप भीड़ का पार्ट नहीं हो. ये हम अपने ना कुछ कैंडिडेट्स को वर्कशॉप भी देते हैं कि हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज़ करके, एक हमारा पूरा वर्कशॉप चलता है. उसमें हम सिखाते हैं कि वो वोकैबुलरी क्या होती है जिससे कि आप इंटरव्यूज़ क्रैक कर सकते हो शॉर्ट परसेंट. अगर 50 लोग जा रहे हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा क्या आप बात करते हो वहाँ पे. इट्स नॉट अबाउट जस्ट योर स्किल्स, वो हम नहीं सिखा सकते आपको. इट्स अबाउट योर बिहेवियर, इट्स अबाउट योर वे ऑफ स्पीकिंग, इट्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस. आप ऐसा क्या बोलते हो. अब आप खुद सोच करके देखो, इफ़ आई एम अ पर्सन, मैं आया हूँ आपके पास जॉब लेने के लिए, बीट एनी फील्ड, और मैंने आपको रिजल्ट दिखाया हुआ, सर दिस इज़ माई रिजल्ट्स. मैंने फ्रेशर भी हूँ मैं ना, मैंने इंटर्नशिप पे अगर रिजल्ट बनाया है, इंटर्नशिप किस लिए होती है, अपना बैग वो बनाने के लिए, कि कुछ तो किया है कुछ मैंने, दिखाने के लिए कि वर्क कि हमने कुछ कर रखा है राइट. आज के डेट में इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स के लिए होती है वैसे. हाँ. लोग सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए इंटर्नशिप कर रहे हैं. हाँ मेरे पास इतने आते हैं कि सर इंटर्नशिप करनी है, मैं पूछूँ सर्टिफिकेट के लिए, कहते हैं हाँ. मैंने कहा मैं नहीं कर सकता आपको, सॉरी. मैं आपके पास आया हूँ, मैं 6 महीने सिर्फ इंटर्नशिप करी है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की रील्स एडिट करी है बस. ये पुरानी रील थी, ये नई रील है, रेफरेंस दिखा दिया. रेफरेंस दिखा करके मैंने 4 डाल दिए. मैंने कहा सर ये रील मैंने बनाई, ये मैंने बनाई है. आप मेरे को ना 110%, अगर मेरी रील में दम होगा ना और मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है ऑन पेपर, आप मुझे तब भी रिक्रूट कर ले लोगे. लोगे. हाँ तो तुम्हें तुम्हारा काम अच्छे से आता है, और क्या चाहिए सामने वाले राइट. को. हाँ बट अगर मैं इतना पन्ना भर के लेके आ गया कि सर मैंने 4 साल यहाँ काम किया है, और उसके बाद आपने मुझे बोला चल एक काम कर सैंपल बना के दिखा दे, और सैंपल मैंने इतना 3rd ग्रेड बनाया है, और होता ही ये, और मैं सैलरी डिमांड कर रहा हूँ 40,000 50,000 अ मंथ. आप बोलोगे भाग जाए यहाँ से. और ये हुआ है हमारे साथ. वी फॉर अ वेरी वेरी बिग क्रिएटर इन इंडिया, हमने क्या किया कि हमने उनके लिए पूरी टीम जब बना रहे थे तो वी हैड सम बजट कॉन्स्टेंट्स फॉर देम ऑफ कोर्स. उनके लिए एक विदिन 25,000 हमने एक रील एडिटर हायर किया. उसको ऑन पेरोल कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट जब उसका मैंने सैंपल देखा, भाई वो बीट कर सकता है यहाँ के 40,000 वाले एडिटर को. अब उसी बंदे की प्रोफाइल के लिए जब मैं हायरिंग कर रहा हूँ, पीपल आर डिमांडिंग 35-40, एंड व्हेन आई एम गिविंग देम द सैंपल कि यार ये एडिट करके भेजो, उसका 30% मैच भी नहीं है. मैं आपको पॉडकास्ट के बाद दिखाऊंगा. तो अगेन अब देखो, स्किल्स को दिखाना पड़ेगा आपको एज अ कैंडिडेट, प्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी, प्रेजेंटेशन के लिए, और एज एन एम्प्लॉयर भी आपको स्किल्स को देखना पड़ेगा. आप एज अ रेज्यूमे जज ही नहीं कर सकते कि यार कौन कितना कॉम्पिटेंट. मेरे हिसाब से वो टाइम गया कि जब ईयर्स का और ये ज़्यादा वेटेज खत्म हो रखता गया था या स्किल्स के कंपैरेटिवली. अब जिसको आता है उसको रखना चाहिए ना. जिसको आता है उसको रखो. लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ ना, इंडिया का वर्क कल्चर बहुत स्लोली डेवलप होता है, और आगे आने वाली जो जनरेशन है फाउंडर्स की वो हमारी है. हाँ ये कुछ तोड़ फोड़ेंगे. मेरे को इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन भी और बहुत डर भी. आप भी हो, ये बहुत मैं भी हूँ, क्लियर हो और हमारे जैसे लोग हैं जो आज शायद 22-20-25 साल के हैं, 10 साल के बाद यही 35-40 के होंगे. तो ये जो कल्चर सेट करेंगे ना, यही कल्चर सेट करेंगे कि आई डू नॉट हैव एनी दिस थिंग, मेरे को कोई लेना देना नहीं तुम्हारे कितना एक्सपीरियंस है, काम आता है नहीं आता, बस बताओ. काम आता है नहीं आता, आ जाओ. अगर काम आता है तो वेलकम. बस मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि तुम 4 घंटे में काम खत्म कर दो फिर घर जाओ. Right. कोई दिक्कत नहीं है. हाँ ये बेटर ऑप्शन है. मैं वही तो बता रहा हूँ, ये चलेगा. और जो स्किल्ड होगा ना, वो अधिकतर टाइम जॉब नहीं कर रहा होगा, वो तो फ्रीलांसिंग खुद का ही करेगा. कि मैं भाई
जॉब में शायद 30,000 कमा रहा था, मैं 30,000 के 5 क्लाइंट बना लूँगा, थोड़ा उतना ही मेहनत करूँगा, 2 लोग रख लूँगा, वो भी खुश, मैं भी खुश। बट इजंट दिस कंसर्निंग कि अगर सब लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करने लग जाएं या सब लोग खुद का ही कुछ स्टार्टअप करने लग जाएं तो जॉब्स का क्या होगा? सब नहीं करेंगे, मैंने वही बोला, स्किल्ड करेगा। मैंने क्या बोला, मैंने कहा सब नहीं करेंगे। बहुत वर्कफोर्स कम नहीं हो जाएगी हमारी? नहीं, हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, लोग भी तो हमारे देश में इसलिए नहीं होगी, लोग तो बहुत- मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में इसलिए नहीं होगी बिकॉज एक बच्चा जो झारखंड से आता है, ठीक है, उसको पता है क्या बोला जाता है, जो झारखंड से आता है, बिहार से आता है, कि यार तेरे को बस दिल्ली जैसे शहर में जाकर के एक नौकरी पानी है, ठीक है, उसका सपना ही यही है कि मेरे को 20-21 हज़ार की नौकरी मिल जाए, ठीक है, और जब उसको वो मिल जाता है ना तो वो खुश हो जाता है, उसको लगता है मैंने ज़िंदगी में सब पा लिया, ठीक है। अब दिल्ली वाले को, एमआईटी में पढ़ने वाले को बोलो कि भाई तेरे को 20-21 हज़ार की नौकरी चाहिए, वो बोलेगा भाई 25,000 तो मेरी गाड़ी का तेल लगता है। हाँ, ठीक है, तो पहली चीज़, इंडिया में जॉब्स हर कोई करता रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। व्हाट आई सेड कि जितने स्किल्ड लोग हैं वो अपना काम करेंगे, और जो लोग फ्रेशर हैं वो लोग जॉब करने जाएंगे, जो लोग शायद जिनको अपनी स्किल पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है वो लोग जॉब करने जाएंगे, बिकॉज उनको कोई दे रहा है, उनको कोई सिखा रहा है काम। ये वेटेज बढ़ेगा कि अभी जैसे मेजोरिटी लोग जॉब्स कर रहे हैं, बहुत कम लोग फाउंडर या ये स्टार्टअप्स कर रहे हैं, ये वेटेज बढ़ेगा? ये वेटेज कभी बढ़ने नहीं वाला, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिकॉज फाउंडर बनने के लिए आपको अपार्ट फ्रॉम दैट रिसोर्सेज आपको गट्स बहुत चाहिए, वो गट्स सब में नहीं होते, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होते, वो नहीं होता लोगों में, ठीक है। मतलब अगर मैं आज 50 लोगों से पूछूंगा ना कि भाई तेरे को फाउंडर बनना है, हाँ बनना है, ठीक है, एक दिन तो फाउंडर की कुर्सी पे बैठ के काम कर, रोना निकल जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ। आपके दिमाग में ना ये नहीं है कि 6 बज गए चलो ऑफिस से निकलता हूँ, आपके दिमाग में ये आएगा भाई प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर करूँ, अभी तो पूरी रात काम करना है, और ये होता है। सो इफ यू आर रेडी टू डू दैट देन ओनली यू कैन बी अ फाउंडर, एंड वो आपके पास अथाह पैसा है, आप तब भी ये एटीट्यूड लेके नहीं आ सकते हो ना यार, आपके पास पैसा है, बढ़िया एटीट्यूड कहाँ से आएगा कि यार नहीं मुझे तो काम करके देना है। अब विराट कोहली है, ठीक है, विराट कोहली को क्या मची है उसको और मेहनत करने की, आप बताओ, हैजंट ही अचीव्ड व्हाट ही वांटेड? शायद जनरेशंस में एक ऐसा प्लेयर आता है ना जिसको इतना सक्सेस मिल जाता है, लेकिन अभी भी उसको क्या वो अंदर से ड्राइव क्या है उसकी, वो ड्राइव पैसों से नहीं है, क्योंकि जब उसके पास पैसा नहीं था तब भी वो क्रिकेट वैसे ही खेलता था, है ना, पैसा है तब भी वैसे करते, तो पैसों से तो नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या है, फेम भी मिल ही गया है, फेम आज से नहीं है, फेम 2008 से मिला हुआ है बंदे को, फेम भी है ही, बट स्टिल फिर वो क्या ड्राइव है, वो ड्राइव कंपेयर नहीं कर सकते हो आप। इसीलिए फाउंडर्स का ये जितने भी जो ये एक्सेप्शनल लोग हैं ना, इनकी रेशियो हमेशा कम रहेगी, क्योंकि ये लोग अपने आप से चलते हैं। अब मुझे पता है कि यार अपने लिए भागना है, बोल रहे हैं ना जंगल का शेर कम ही होते हैं, सर्कस में शेर ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि सर्कस के शेर को पता है कि भाई मैं कुछ नहीं करूँगा ना, चलो मेरा मालिक खाना दे देगा। जंगल के शेर को नहीं पता, उसको पता जब तक मैं भागूंगा नहीं ना मेरे को शिकार नहीं मिलेगा, भूखा सोऊंगा। फिर वो आपको भगाता है, फिर वो आपको टाइम नहीं दिखाता, अरे 9 बज गया मैं चलो जंगल से वापस चले जाता हूँ। डजंट इट मेक यू फील वेरी बैड कि लोगों के पास बड़ा विजन नहीं है या अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बड़ा अचीव करना नहीं चाहते? बड़े की डेफिनेशन क्या है? यही कि अपना कुछ स्टार्ट करना है या ऐसा कुछ चीज़ जिसमें वो इतना एक्सेल कर जाए कि सब पीछे छूट जाए, मतलब वो रहता है ना एक फायर टाइप की, मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता, वो सबके लिए इंडिविजुअल मैं आपको डिफरेंट बता होती रहा है। हूँ, मैंने क्या बोला अगेन, एक बंदा बिहार से आ रहा है, ठीक है, सोचना, एक बंदा बिहार से आ रहा है, उसके फादर खेती करते हैं, ठीक है, मदर हाउसवाइफ है, और बेटा एक बड़ा है, एक छोटा बेटा है, ठीक है। बड़ा बेटा शायद हो सकता है ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया लाइफ में, ठीक है। अब छोटे बेटे के ऊपर सारी उम्मीदें, उनकी हाउस होल्ड इनकम है कुछ 7,000-8,000, ठीक है। वो बच्चा जब हमारे दिल्ली जैसे शहर में आएगा तो उसको गुड़गांव की, नोएडा की ऐसी बड़ी हाई राइज जब बिल्डिंग्स मिलेंगी, और जब उसमें एंटर करेगा तो एंटर करके जब उसको 25,000 की नौकरी लगेगी ना,
7,000 वो उनकी फैमिली इनकम, 25,000 इसकी महीने की इंडिविजुअल इनकम। इसके लिए पहला सक्सेस मीटर वही है, इसका सपना था वो। ठीक है। दूसरा, इसको जब वो कंपनी का लैपटॉप मिलेगा और कैब आएगी ना लेने के लिए, तब इसको लगेगा यार ये तो बहुत ही चीज, मतलब ये तो सपना था ना मेरा। क्योंकि बचपन में उसने क्या सुना था, शहर जाएगा, नौकरी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, कंपनी की गाड़ी, कंपनी का घर, सब कुछ, यही सुना था। हाँ। उसके सपने तो पूरे हो गए, तो उसके लिए सपना तो हो गया ना पूरा यार। अब उसी जगह पे मैंने वही बोला, एमिटी का बच्चा है, एमिटी नोएडा का, उसको बोलो यार तेरी सैलरी 25,000 होगी, तो उससे पूछ के देखो, बेचारे को बोलेगा भाई मैं क्या दिहाड़ी करने वाला हूँ 25,000 में? 1,000 रुपये दिन का भी नहीं होता वो। सबके सक्सेस पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, वो फायर, वो विजन किसके लिए क्या है, आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? जो हमने देखा है ना, वो उन्होंने नहीं देखा। अंबानी जी के घर में जो उनके पोते हुए हैं, उसका सपना क्या होगा, मैं 2 करोड़ रुपए कमाऊंगा? सोचो आप। उसका सपना तो ये होगा ना कि मतलब जो मेरे दादाजी ने किया है, जब उस टाइम पे, जब अनंत वगैरह भी बूढ़े होंगे, उसके बाद क्या नहीं हुआ है, वो देखेगा ना यार। तो विजन तो अलग है सबके। अगेन मैंने वही बोला, किसी को शायद एक रूम का अपार्टमेंट भी खुशी दे सकता है, किसी को शायद पूरी बिल्डिंग खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि उनके स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अलग अलग है। मेरे स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने वो दिन भी देखा है जब मैंने एक रात, मतलब मेरी मम्मी स्कूल में जॉब करती थी, उसी स्कूल में रहा था मैं 2 दिन। आई वॉज इन 3rd और 4th स्टैंडर्ड। ठीक है। उस स्कूल में मेरी मम्मी और मैं रहे थे। ठीक है। और हमने 2 पैकेट मैगी के खाए थे। जिसने वो दिन देखा है ना, तो उसके लिए 3 BHK का अपार्टमेंट बहुत बड़ी लग्जरी है। जिसने पैदा होते ही साला पूरा बंगला देखा है ना, तो उसके लिए 3 BHK का अपार्टमेंट डिग्रेडेशन है। अग्रीड। सो आई डोंट थिंक कि विजन सबके होते हैं भाई, विजन सबके हैं। आप नारायणा जाओ, यहाँ पे जाओ, उत्तम नगर, जो फल वाला है उसका विजन नहीं है कि यार मेरा आज ये बिक जाए पूरा। उसका विजन ज़्यादातर क्या होगा पता है, कि यार मैं दो ठेले लगा लूँ, एक ठेले से मेरे को एक दिन की कम से कम 2,000 रुपये की कमाई होती है, मैं 2-3 ठेले और खोल लूँ। ये है उसका विजन। उसके विजन में कमी नहीं है, हमने उसको गलत मार्केट में डाल दिया। उसने देखा ही वही है यार। उसकी स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से है। शायद उसने वो देखा होगा। अब आज जिसकी फ्रूट शॉप है, मान लो किसी बंदे ने रिलायंस फ्रेश की फ्रेंचाइजी ले ली है, वो भी बेच रहा है सब्जी वगैरह। हो सकता है उसने अपने पापा को या दादाजी को देखा होगा स्ट्रीट वेंडिंग करते हुए, कि ठेला लेके जो निकलते थे, उसके लिए तो वो भी विजन है। तो विजन का कोई कंपैरिजन नहीं है, विजन सबके होते हैं। ग्रेट, इट्स बीन अ ग्रेट पॉडकास्ट। सो हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए हैं। राइट। और यहाँ मैं हर किसी से एक सवाल पूछता हूँ, अपने हर गेस्ट से, कि ऐसा कोई थॉट, कोट या प्रिंसिपल जिसके दम पे आप अपनी ज़िंदगी चलाते हो। वन थॉट, कोट और प्रिंसिपल by which you ऐसा सोचा तो नहीं मैंने कभी, मतलब आई हैवंट थॉट अबाउट इट, ट्रस्ट मी, आई हैवंट थॉट अबाउट इट। बट एक ही चीज़ है मेरी, कि ज़िंदगी एक है मेरी, ठीक है, और इसी में सब करना है मुझे। आई डो नॉट वॉन्ट टू कन्फाइंड माई सेल्फ कि सार्थक क्या कर रहा था, ये क्या था, वो नहीं है भाई। मैं म्यूजिशियन भी था, ठीक है, मैंने कंटेंट क्रिएशन भी करी है, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ। मेरा मन करेगा मैं वेब सीरीज़ बना के उसमें एक्टिंग भी करूँगा, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि मैंने कोई वेब सीरीज़ बनाई उसको लोग देखेंगे मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। राइट। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, कंटेंट बनाया अपने लिए बनाया। आज मेरा कंटेंट 0 भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने लिए बनाया था ना, मैंने फॉलोअर्स के लिए तो नहीं बनाया था। ठीक है। तो माई प्रिंसिपल इज़ वेरी क्लियर, ऑल्दो वैसे कोई बहुत बड़ा थॉट नहीं था ये, बट इट्स लाइक कि आई वॉन्ट टू लिव 100 लाइव्स इन दिस वन लाइफ। आई डोंट नॉट वॉन्ट टू कन्फाइंड इट। It is a thought. मे बी, ये मैं बोलता ही रहता हूँ बचपन से। मेरे को वो 100 जिंदगियाँ जीनी है इस एक लाइफ में, कि जिसमें मैं एक्टर भी हूँ, मैं सिंगर भी था, मैं सब कुछ हूँ भाई। आई कैन डू एवरीथिंग। मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, मैंने नौकरी भी करी है, मैंने कंटेंट भी बनाया है, मैंने खाना भी बना लेता हूँ, मैं शेफ़ भी हूँ एक तरीके से, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ भाई। और क्या चाहिए एक इंसान को, आप बताओ ना। इफ़ यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस वन रोल, तो आप ओमनी चीज़ें कर सकते हो।
मेरा तो वही थॉट है। मैं सिर्फ एक चीज़ करते हुए आगे बूढ़ा नहीं होना चाहता भाई।